तो हफ्ते का पहला दिन और आज जो शुरुआत हो रही है वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ है, क्योंकि बाजारों के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो भी काफी पॉजिटिव है। आप देखिए कि फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, खास तौर से यूएस के बाजार में, और ओवर द वीकेंड भी कई सारा न्यूज फ्लो रहा। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, पर आज जश्न जो है वो भारतीय बाजार और हम भारतीय इसलिए भी मनाएंगे क्योंकि आज है रक्षाबंधन। काफ़ी इम्पोर्टेंट हफ्ता रहने वाला है, पर आज के लिए उत्साह इसलिए भी रहेगा क्योंकि हो सकता है कि बाज़ारों के बाद हम ये पूरा सेलिब्रेशन बरकरार रखें। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भूलिएगा नहीं कि आज 12:30 बजे आपको ईटी नाउ स्वदेश भी ज़रूर देखना है। हम उम्मीद करते हैं आप भाई बहन जो भी मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हो वो ये साथ में शो देखेंगे, क्योंकि हम आपको 12:30 बजे बताएंगे पोर्टफोलियो के रक्षक शेयर्स। तो 12:30 बजे ध्यान रखिएगा हमारी एक खास पेशकश के लिए। तो आज बाजारों की बात अब चलिए कर लेते हैं कि किस तरीके के ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं और ये हफ्ते किन चीज़ों पर भी नज़र रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्लोबल बाजारों से पॉजिटिव संकेत। 4 दिन में लगभग 1300 अंकों की जो तेजी है वो फिलहाल डाउ जोन्स दिखा चुका है। वहीं गिफ्ट निफ्टी भी 24,670 के पास है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड $80 के नीचे है। सोने में भी गजब की तेजी देखने को मिली है, नया शिखर बनाते हुए देखा है सोना ग्लोबल बाजारों में। और आईपीओ के चलते भी ढेर सारा एक्शन है, क्योंकि आज एक नया आईपीओ की ओपनिंग है। साथ ही जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने भी आईपीओ की अर्जी दे दी है। 4,000 करोड़ रुपए के आईपीओ को इन्होंने जो है सेबी ने इनको अर्जी दी है। इसके अलावा सरकारी बैंकों पर नजर जरूर रहेगी, क्योंकि एफएम के साथ आज एक अहम बैठक होने जा रही है। कई सारे मुद्दों पर इस पर बात होगी। कुछ ही देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे रहेगी नजर। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार विस्तार से समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों में क्या कुछ मूड माहौल है। और ये जानने के लिए चलेंगे मेरे सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए कि ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं। सिस्टर गुड मॉर्निंग, और आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्लोबल बाजारों का मूड देखिए बेहतर है। पिछला हफ्ता हमने एक स्ट्रॉन्ग तेजी वाला देखा, और तेजी के साथ साथ ये कंफर्मेशन भी आ गया कि नहीं, अमेरिकी इकोनॉमी वो मंदी की गिरफ्त में नहीं जा रही है। डाउ में करीब करीब 3% की तेजी हुई। S&P 500 की बात करें 4% से ज्यादा की तेजी हुई। नेस्डेक की बात करें वहां पर 5% से ज्यादा की तेजी हुई। ये एक हफ्ते की तेजी है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो एनवीडिया, एप्पल, मेटा, ये तमाम शेयर जो टेक्नोलॉजी वाले जो शेयर्स हैं की बात होती है ना, तो टेक्नोलॉजी शेयरों पर क्योंकि हम देखते हैं कि आईटी का बजट ही कट होता है, टेक्नोलॉजी का बजट कट होता है, तो वहां से भी कंफर्मेशन आ गया कि नहीं चीजें ठीक ठाक हैं और बेहतरीन हमने तेजी देखी है। 4 दिनों की बात करें, डाउ जोन्स 4 दिन में करीब करीब 1300 अंक चढ़ चुका है। शुक्रवार को 96 अंकों की तेजी रही। नेस्डेक और S&P 500 भी हर निशान में जाके बंद हुए हैं। तो अमेरिकी बाजारों से मूड बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। जो रोजगार के आंकड़े आए थे, जो महंगाई के आंकड़े आए, वो सारी चीजें ठीक ठाक आई और उसके चलते उत्साह हमने बनते हुए देखा है। एक अच्छी चीज हो रही है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर। गाजा में युद्ध विराम की खबरें आ रही हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं मूड बेहतर हो रहा है। हमने देख रहे हैं कि कच्चे तेल का जो भाव है वो $80 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। तो तीन जो चिंताएं थी, एक जापान को लेकर, जापान के बाजार देखिए ऑलरेडी काफी बहुत चले हैं। आज थोड़ी सी नरमी है, 5 दिन तक लगातार चल रहे थे, लेकिन लोअर लेवल से अगर देखेंगे तो 20% के आसपास रिकवरी वहां पे आ चुकी है। तो जापान की चिंता खत्म हुई। अमेरिकी बाजारों में एक तेजी वाला मोमेंटम लौट आया है मंदी की चिंताओं को किनारे करके, तो वो एक अच्छा संकेत है। और जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो चिंता थी कि अच्छा इजराइल के बीच में, हमास के बीच में और ईरान के साथ साथ जो टसल की खबरें आ रही थी, ये सारी चिंताएं भी अब थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है, क्योंकि बुरी खबरें नहीं आई हैं, बल्कि अच्छी खबर आई है कि गाजा में शायद युद्ध विराम हो सकता है और उसके चलते क्रूड में हमने तेजी देखी है। हालांकि तेजी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी नरमी देखी है। $80 के नीचे के आसपास के भाव फिर से कच्चे तेल में आ गए हैं। तो ये कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। 21 अगस्त को यानी कि परसों FOMC के मिनट्स आएंगे, क्रूड ऑयल के स्टॉक के आंकड़े आएंगे 21 तारीख को। 22 अगस्त को बेरोजगारी दावे के आंकड़े आएंगे और PMI के आंकड़े आएंगे। लेकिन 22 से 24 अगस्त तक चलेगी
जैक्सन होल की बैठक, और वहां पर दुनिया भर के बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स जुटेंगे और फिर से फोकस शिफ्ट हो जाएगा यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल पर। देखना होगा कि उनकी स्पीच किस तरह की निकल के आती है, क्योंकि अब ये स्ट्रीट मान के चल रहा है कि 4.5% तो सितंबर में कट आ रहा है ब्याज दरों में। और बहुत सारे लोग जो थोड़े से ओवर बुलिश हैं, सिटी की और जेपी मॉर्गन की ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि शायद ½ % की भी कटौती आ जाए। तो बड़ा क्रूशियल ये वीक रहेगा ग्लोबल बाजारों के लिए। और निश्चित तौर पर यूएस फेड से जेरोम पावेल से क्या संकेत आते हैं उस पर भी बाजारों की नजर रहेगी। ठीक है। तो ये सारे रहे ग्लोबल ट्रिगर्स जहाँ पे रहेगी नज़र। जी हाँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है, तो इस पे हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। पर आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की, और साथ ही आपको बताते हैं कि क्या होनी चाहिए आपकी आज की रणनीति, और ये समझेंगे डिम्पी से। डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे एफआईआईज और डीआईआईज के बारे में समझना चाहेंगे, किस तरीके की पोजीशनिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए जो संकेत है वो तो फिलहाल पॉजिटिव ही है, और फ्राइडे को दोनों ने ही कैश मार्केट में खरीदारी की है। क्या समझें इससे, और फिलहाल पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी कैसी पोजीशनिंग है उनकी? आशीष जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जब अच्छी अच्छी खबरें आती है ना तो एक साथ आती हैं, और जब बुरी खबरें आती हैं तो वो भी एक साथ आती है। ये टिपिकली जीवन का भी दस्तूर है। अगर आप वहाँ पे मार्केट छोड़ भी दें तो जीवन का भी दस्तूर है। तो ये वही चीज़ें आपको फिर से देखने को मिल रही हैं इंडियन मार्केट्स में। पिछला हफ्ता आपको थोड़ा ध्यान देना होगा बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से। वैसे तो छोटा हफ्ता था, एक दिन की छुट्टी लगी हुई थी, लेकिन उस एक हफ्ते की एक दिन की छुट्टी के बीच में एक फ्राइडे का सेशन ऐसा आके फंस गया जहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ अच्छी आ गई। वो ग्लोबल मार्केट्स अच्छा आ गया, क्रूड अच्छा आ गया, उसके बाद लेवल्स ऑलरेडी पहले से अच्छे थे, और उसके बाद मार्केट को पूरा मौका मिला और उसने जमकर उसका फ़ायदा उठाया। 400 पॉइंट कम नहीं होते। इस 400 पॉइंट को बाजार को चलाने के लिए कई बार हमको 10-10, 15-15 दिनों का वेट करना पड़ता है। तो एक दिन में मार्केट ने निफ्टी के 400 पॉइंट जोड़ दिए। खैर, आपने एफआईस की क्वेश्चनिंग पूछी है, तो पहले मैं एफआईस से ही शुरू कर देता हूँ। 50% के आसपास की एफआईस की लॉन्ग पोजीशन हो चुकी है सिस्टम में। अब वापिस से ये पहले घटी थी, ये करीब 47% हो गई थी, लेकिन अभी हम 50-50 के दायरे में हैं। कहने का मतलब कि 50% लॉन्ग पे हैं, 50% शॉर्ट पे भी बैठे हैं। रिटेल के पास इस तेज़ी के अंदर उन्होंने अपना 2% माल बेचा है, यानी कि रिटेल टिपिकली किसी भी डिप में वो बॉट कर रहा है, और कोई भी छोटा सा भी राइज आ रहा है उसमें बेच भी रहा है। ये अच्छी चीज़ भी है, ये थोड़ी इंटेलेक्चुअल वाली बात भी है, लेकिन ये बात भी तय है कि वो थोड़ा सा मतलब ट्रेड कर रहा है, बजाय मार्केट को लॉन्ग रखने के, बजाय मार्केट के अंदर टिके रहने के। वो थोड़ा घबराया सा हुआ है। ये साफ साफ ट्रेडिंग से, ये डाटा से हमको समझ में आ रहा है, कम से कम रिटेल के लेवल्स देख के। डीआईस को मार्केट के लिए कोई पड़ाई नहीं है, उसको चाहे बाजार सस्ता करो चाहे फिलहाल महंगा करो, उसकी डिप्लॉयमेंट की दिक्कत है, उसको वैल्यूएशन की दिक्कत हो सकती है। इसलिए उनके पास 31 से 32% होल्डिंग तब भी थी जब मार्केट ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा था। उनके पास 31-32% की होल्डिंग तब है जब मार्केट वापस डिप लगा के पुल बैक कर रहा है। तो डीआईज वाला सेक्शन है अभी इनएक्टिव सेक्शन, आप सोच के रखिए। जो मोस्ट एक्टिव सेशन है वो रिटेल्स का और एफआईस का ही है। इसमें एक प्रो अकाउंट भी होता है, टिपिकली प्रोप्राइटरी अकाउंट्स भी होता है, और हम उसका चेक नहीं करते। वैसे मैं अगर आपको देख के बताऊँ, मैं तो देखता हूँ उसको, तो प्रोप्राइटरी अकाउंट के अंदर भी पोजीशंस ठीक है। प्रोप्राइटरी अकाउंट टिपिकली थोड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं, जो फंड्स के, ट्रस्ट के, इंस्टीट्यूशंस, बड़े इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, और जिनको एक ही बार सिस्टम में आना है, बार बार वो ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं करते हैं। तो कुल मिला के बात एफआईस के तौर पर ही है कि ना तो ज़्यादा नेगेटिव ना ही ज़्यादा पॉजिटिव, बाजार ने एक लेवल को पार कर लिया। आपको अगर याद हो, खैर आप तो छुट्टी पे थे, आपको नहीं पता होगा, हमने पिछले 2-3 बार हमने बात रखी भी कि भाई 24,200 पे आपकी गिरावट रुक जाएगी, 24,400 पे आप ग्लोबल मार्केट्स के बारे में अच्छा बोलने लगोगे। अभी मैं सुन रहा था अपने सहयोगी को, बता रहे थे ग्लोबल मार्केट्स में ये भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, जापान भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। सब चीज़ें इसी लेवल्स के अंदर ही हैं। लेवल्स ठीक होंगे, आपके पास खबरें अपने आप ठीक आने लग जाएंगी। लेवल्स ख़राब होंगे, खबरें अपने आप ख़राब आने लग जाएंगी। तो कुल मिला के सारी बात का सौदा यही है कि फ़िलहाल आप शांति से मार्केट के अंदर बने रहें। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, जो ग्लोबल वाली टेंशन थी वो टल गई है।
ठीक है, तो ग्लोबल बाजारों से जो संकेत है वो पॉजिटिव ही है। साथ ही हमने पोजीशनिंग समझी, पर डिम्पी अब आपसे निफ्टी के बारे में समझना चाहेंगे। क्या शानदार तेजी जो है निफ्टी 50 में भी देख रही है, अभी भी देखिए गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग की तैयारी करते हुए दिखा रहा है, पर कितना भरोसा करें इस गैप अप में, और अगर 100 पॉइंट्स के करीब गैप अप होता है तो क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है? देखिए, एक आपने एक ऐड देखी होगी कि दाग अच्छे हैं तो एक सर्फ की ऐड आती है, बहुत सारे लोग उसको अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल भी करते हैं। तो मार्केट में बोले जाते हैं कई बार गैप अच्छे हैं, अगर एक गैप नहीं होंगे ना तो आप आ ही नहीं पाओगे ऊपर, और एक गैप बुरे भी होते हैं क्योंकि यही गैप डाउन में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तब ये बुल्स का भी दम तोड़ देते हैं। फिलहाल मैं बोलूँगा गैप अच्छा है, वजह क्योंकि इस रेंज से पार होने के लिए आपको बिना गैप के आप पार नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत प्रेशर था 24,200 पे, 24,400 पे, तो उसका डबल प्रेशर था अगर आप ऑप्शंस चेन बहुत गौर से देखते हैं तो जब 24,400 पार हुआ तो मार्केट ने स्क्रीन से पार किया और उसके ऊपर क्लोज करके चला गया, और उसके बाद आज आपको फिर से 50 पॉइंट से ऊपर का गैप दे रहा है और आपको सेकंड रेजिस्टेंस पे लेके जा रहा है। ये सेकंड रेजिस्टेंस क्या है सर? ये सेकंड रेजिस्टेंस है 24,650 का। 450, 650, 850 आप ऐसे याद रखो अगर आपको राइम के तौर पे याद रखना है तो। पहली राइम का हिस्सा यानी कि पहला पड़ाव ऑलरेडी हमने पार किया हुआ है शुक्रवार को 450, दूसरा हिस्सा है 650, तीसरा उसके बाद का हिस्सा है 850, फिर हम नए लेवल्स पे आ जाएंगे, फिर आप 25,000 वापस से टेस्ट कर दोगे। बट ये 3 चरणों में आपको आगे बढ़ना है। पहला चरण आप शुक्रवार को कंप्लीट कर चुके हो, उसके पीछे एफआईज की 50% की होल्डिंग खड़ी है, उसके पीछे शॉर्ट कवरिंग आई हुई है मार्केट्स के अंदर। ठीक, अब मैं आपको जरा लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ जिनके पास पोजीशंस हैं वो क्या करें। देखिए, जिनके पास पोजीशन है हमने उनसे 1000 मरतबा कहा होगा कि 24,000 के नीचे ही अपनी पोजीशंस को काटना, 24,000 का पक्के वाला स्टॉप लॉस लगा के रखो। ये भी कहा था कि 24,200 आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, आपको लगाना है लगाओ, नहीं तो इसके ऊपर बने रहो। आपको एवरेज भी करनी है तो एवरेज मत करना, बट अपनी पोजीशंस को लेके पकड़े रहो। हमने आपसे ये भी कहा था कि 24,450 आपका टारगेट होगा, आप चाहो तो टारगेट पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी थी, हमने आपको खुला छोड़ रखा है इस मामले में, प्रॉफिट के मामले में। अब हम 650 के टारगेट के लिए आज सिस्टम में हैं। मेरे पास जो आज का स्टॉप लॉस है वो है 24,450 का, दूसरा स्टॉप लॉस है 24,200 का। ये दोनों रेजिस्टेंस हुआ करते थे, अब सपोर्ट में तब्दील हो चुके हैं, तो इन दोनों को मैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट समझता हूं। अब आगे रेजिस्टेंस में मैंने आपको 650, 850 बता दिया। जिनके पास है उनको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिनके पास नहीं है उनको एक लेवल के बाद, जैसे अभी 450 पास बंद हुआ हुआ है, आज गैप भी मिल रहा है, छोटा मोटा कभी डिप मिल जाए तो प्लस कर लेना। 650 का आपका टारगेट है। आप बोलेंगे नहीं सर हम तो खुलेंगे 650 के आसपास, 550 पे तो बंद हुए हैं, मान लो 100 पॉइंट भी आ गए तो 650 मिलेगा, तो आप मत करना फिर प्लस, आप मत करना प्लस, खुलम बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर आपके हाथ में बाजी नहीं है ना, क्योंकि सामने रेजिस्टेंस खड़ा होगा, आप खोलोगे वहीं पे, दुश्मन के एरिया में तो लैंड ही कर रहे हो, फिर बोले हम युद्ध जीत जाएंगे। भाई कैसे जीत जाओगे? पहले हराओ तो सही, तभी तो जीतोगे। ठीक, तो कुल मिला आप अपने आप को थोड़ा समझाने वाली मुद्रा में आ जाओ आप। एक और चीज़, अपना एनालिसिस बढ़ाओ, दूसरों के एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे 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 करके चीज़ें अपनी अपनी पकड़ने शुरू कर दो, 1-2 पॉइंट्स पकड़ो, उससे थोड़ा क्लियर करो। मैं भी आपके जैसा था, मैं भी एक रिटेलिंग, एक डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमी हूँ, और धीरे धीरे करके हमने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, बहुत सारे डाटा को एनालिसिस किया, बैक टेस्टिंग की, तो आज इस लेवल पर आ गया कि हम आपके सामने अपनी बात रख पाते हैं। हमको मौका भी देता है चैनल, तो इसके लिए शुक्रिया अदा भी करेंगे। तो 24,400, 24,650 वाली रेंज है फिलहाल, आज इसके अंदर बीच में ट्रेड होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। नए और पुराने वाले दोनों के लिए मैंने बता दिया। शॉर्ट का क्वेश्चन पूछना नहीं, शॉर्ट मैंने कभी भी आपको बोला ही नहीं। पिछले मेरे को 75 दिन हो गए होंगे, शायद 90 दिन होने को आ गए होंगे, 3 महीने, मैंने कभी भी आपको शॉर्ट नहीं करवाया। मार्केट से बाजार गुजर रहा है और निश्चित तौर पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ना ही अगर देखें तो बेहतर है, क्योंकि बाजार तेजी में है। निफ्टी बैंक पर आते हैं डिम्पी, 50,000 के नीचे गया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमने शुक्रवार को देखा, और क्या प्राइवेट और क्या सरकारी सारे के सारे बैंक चलें। पीएनबी को छोड़ दें, पीएनबी के लिए कर्नाटक वाली खबर थी तो उसके चलते थोड़ी सी हमने उसमें कमजोरी देखी, लेकिन 11 शेयर चले हैं और करीब 700 अंकों की एक सॉलिड 800 अंकों के आसपास की तेजी हमने देखी निफ्टी बैंक में। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? क्योंकि एचडीएफसी बैंक से भी हमने तेजी देखी और लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक से भी आ रही है।
देखिए बैंक का आपने क्वेश्चन पूछा, मैं बैंक का बता रहा हूँ। बैंक ऑलरेडी थोड़े ज़्यादा कमज़ोर थे। कैसे पता लगता है कि बैंक ज़्यादा कमज़ोर थे? बैंक आपने सपोर्ट को जल्दी तोड़ेगा, इससे पता लगता है। दूसरा, बैंक का पुल बैक स्ट्रांग नहीं होगा, इससे पता लगता है। बैंक की वेटेज वाले शेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इससे पता लगता है। बैंक के ओपन इंटरेस्ट से पता लगता है। बैंक की ऑप्शन चेन से पता लगता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि बैंक वास्तव में स्ट्रांग है या वीक है। बैंक्स टोटली वीक है इस समय, कोई दिक्कत की बात नहीं कहने में मेरे को, बैंक्स वीक है। लेकिन बैंक, मैंने आपको लास्ट सेशन में आपको ध्यान होगा, अंशुल जैन भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो, उनके सामने वाले जो कमज़ोर है ना वही चलेगा आगे, क्योंकि उसी पे ही आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। जो स्ट्रांग है वो तो है ही ना। निफ्टी को तो आईटी की सपोर्ट मिल ही रही है ना। अब मैं बोलूँ, आप बोले, कोई बोले ना बोले, ये बात जग जा ही रहा है कि ग्लोबल चीज़ों में से चीज़ें ठीक हुई हैं और उसका बेनिफिट आपको निफ्टी के अंदर ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी के अंदर। अभी आप बता रहे थे कि फेड की बैठक चलेगी 21 तारीख के आसपास की, उसके बाद से कुछ आएगा, तो एक और ट्रिगर पॉइंट जो टिपिकली बैंक्स के लिए है। तो मैं बैंक को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर मानता हूं और मैंने ये बात आपके सामने भी रखी थी कि 49500 का आप एक स्टॉप लॉस लगा लेना, अगर आपको याद होगा। नहीं याद तो चेक करने के लिए और हमारी लैंग्वेज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके भी देख सकते हैं कि हमने आपको खुल्लम खुल्ला बोला 49500 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, एक पुल बैक मिलेगा। पहला आपका टारगेट 50-200 का होगा और वो अचीव हो गया, 50-500 पे भी क्लोज हुआ और अच्छी बात है। आज जब गैप मिलेगा तो इसको और चलना होगा। ध्यान रखिएगा, दो रेजिस्टेंस है सामने, पहला है 50-800 का यानी कि 50,800 का और दूसरा है 51,000 का। मेरा टारगेट फिलहाल पुल बैक के लिए, आई रिपीट माई वर्ड, मेरा टारगेट पुल बैक के लिए वो 50,800 और 51,000 तक का है। उसके बाद मैं सोचूंगा क्या करना है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। हो सकता है आप डिसाइड करके बैठे हो तो आप अपने वित्तीय सलाहकार को अच्छे से लेवल सब चेक करवा लेना, ठीक है। तो मैं 50,800 और 51,000 तक की मैक्सिमम सोच रहा हूँ कि पुल बैक आएगा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट करना है बिल्कुल नहीं करना। हमने आपको बैंक निफ्टी के लिए रिग्रेसली मना किया है, जबकि 50,000 से नीचे गया। हमें समझ में आ रहा था कि 400 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो 400 पॉइंट बड़े प्रोफेशनल लोगों के 400 पॉइंट है, वो आपके नहीं थे 400 पॉइंट। आप तो सिर्फ डिप का इंतजार करो, डिप में बॉट करो, बाजार को अपने आप हील होने दो, आप अपने आप से ठीक हो जाओगे। आप सोचो ना आपको करना क्या है, सिर्फ एक इंतजार और लेवल्स को प्लस, यही तो करना है। ना सोचना है, ना समझना है, ना जानना है, ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना कोई बात करनी है। बाजार अपने आप हील करके आपको ठीक करके ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे। नए वालों को अंदर आना चाहिए तो बिल्कुल आना चाहिए। 50,200 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना आज, और अगर आप थोड़ा बहुत पोजीशन लेना चाहते हो ले सकते हो। ध्यान रखिएगा ये जो स्टॉप लॉसेस मैंने रेजिस्टेंस मैंने बताए हैं 50,800 के और 51,000 के, आपके ऊपर भी लागू होते हैं। इसलिए अगर 50,800 के आसपास आप खोल रहे होते हैं तो फिर आप मत लेना, साफ ने बोल रहा हूँ, मत लेना फिर आप, ठीक है। कोई भी डिप के अंदर लो, पोजीशन अपने हाथ में रखो, अपनी पोजीशन अपने हाथ से जितनी बेहतर करोगे उतना अच्छा है, नहीं तो फिर बाजार अपने हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो शॉर्ट वॉट करना नहीं, ये मैंने मोटा मोटी आपके सारे पॉइंट बता दिए। दो चीज़ें मैं और नोटिस कराता हूँ डेरिवेटिव्स के डाटा के अंदर इंपॉर्टेंस है। पहला, पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर बैंक निफ्टी की और 1.31 निफ्टी की आ चुकी है। निफ्टी ज़्यादा नहीं चलेगा, अब निफ्टी थोड़ा ही और चलेगा ना तो एक बार वो रुकेगा ज़रूर, उसके बाद हो सकता है वही लिक्विडिटी बैंक निफ्टी पे शिफ्ट होकर ट्रांसफर होकर आ जाए, बट उसमें अभी समय है, अभी लगेगा 1 से 2 सेशन का समय, इसलिए आपको पहले ही नोटिस करवा रहा हूँ। दूसरा, विक्स 15 के नीचे जा चुका है, तो आप जो बड़े बड़े मूव देखते थे ना वो कम हो जाएंगे। तीसरा, 17 शेयर अभी भी F&O बैन में है, तो 19 शेयर थे जब मैंने लास्ट सेशन में आपको बोला, और मैंने बोला कि बाजार जब चलेगा तो ये बैन्स कम हो जाएंगे। तो बैन कम तो हुए बट 2 हुए, मेरे हिसाब से 4 कम होने चाहिए थे, तो 2 आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और बैन वाले शेयर हटेंगे तो सिस्टम में एंजाइटी का लेवल थोड़ा और नीचे आ जाएगा। उसी प्रेशर कुकर की मैं बात बोल रहा था जो फ्राइडे को एक विसल के साथ चला है। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं, मेहमान हमारी वेट कर रहे हैं, 8:21 हो चुके हैं। आज फिर से हमने 1 मिनट आपसे फालतू ले लिया। अंशुल जैन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। दिवांशा आपका शुक्रिया। प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, भी आपको स्क्रीन पे देखेंगे। प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी मेहमानों से हम करेंगे बातचीत। अंशुल जी कर रहे हैं आपसे शुरू। आज पहले तो रक्षाबंधन की आपको बधाई, 1:30 बजे के बाद मुहूर्त शुरू होगा। अभी तो भद्रा काल चल रहा है, अमूमन हिंदू धर्म में भद्रा काल में राखी बांधी नहीं जाती है, तो 1:30 बजे के बाद ही शुरू होगा वो। तो आप मेरे को जरा बताइएगा अंशुल जी, कैसे किया जाए आज ट्रेड, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जल्दी से व्यू पॉइंट दीजिएगा, फिर अपने शेयर्स बताइएगा। नमस्कार अक्षय जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सृष्टि जी।
देखिए डिम्पी जी, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एफआईआई फ्यूचर्स पे 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। अब जाके फ्राइडे की शॉर्ट कवरिंग के बाद 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पे हैं, तो हम न्यूट्रल डेटा पे खड़े हैं और न्यूट्रल डेटा से मुझे यहाँ डेटा ओवरबॉट की तरफ जाते हुए ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इंडेक्स पे ब्रेकआउट है। नेट पे भी हम 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, जो अब 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट बचा है। और 30 जुलाई के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक से वो 20 डे मूविंग एवरेज वाला जो मार्केट ब्रेथ है उसमें अपटिक मिला है कंटिन्यूअसली। वो 80% से गिरते गिरते 28% आया था और अब फ्राइडे को पहली बार उसने जंप लिया है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा अप ट्रेंड दिख रहा है। दूसरा, अभी अभिषेक जी ने डाउ जोन्स की बात की थी। डाउ जोन्स 106 दिन के बॉक्स पैटर्न से बाहर आया है, यहां से 2,000 पॉइंट का बॉक्स था, तो डाउ जोन्स में भी 2,000 पॉइंट की अप ट्रेंड दिख रही है, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा। तीसरा, क्रूड 350 दिन के ट्रायंगल के टॉप से रिवर्स किया है, तो ट्रायंगल के एटलीस्ट बॉटम तक जाएगा, जो अगेन ग्लोबल मार्केट्स को पॉजिटिव क्यूज देगा। निफ्टी पे ब्रेकआउट है जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे 24,475 पे, तो 24,800 और 25,000 का टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहा है। और अगेन कमजोर कड़ी जो है वो बैंक निफ्टी है, इसमें 50,835 के ऊपर निकलना जरूरी है। प्रीवियस मंथ लो के पास 8-9 दिन का बॉक्स बन चुका है, ये साइन ऑफ कंसोलिडेशन और स्ट्रेंथ दिख रहा है। बस 50,835 स्पॉट पे निकलने की देर है। आपको सीधा सीधा क्वार्टरली वीवैप 51,600 देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे निफ्टी हम मान के चल रहे हैं कि 24,800 और 25,000 की रेंज टारगेट रहेगी, और बैंक निफ्टी पे 50,835 निकलते से मार्केट में डबल स्ट्रेंथ आ जाएगी, 51,600 टारगेट रहेगा। तो दोनों बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। पहला है हिंद पेट्रो, 111 दिन का कपनैडल पैटर्न है, ब्रेकआउट के बाद 9 दिन कंसोलिडेट करके 20 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट किया है। फ्राइडे के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट था, तो इस स्टॉक को बाई करना चाहिए 379.50 के अराउंड। 370.50 का टारगेट रहेगा और 394.50 का इमीडिएट एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, यही टारगेट रहेगा। अगर इसको स्लाइस थ्रू कर लेते हैं, रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं इस लेवल पे, तो 430-435 रुपए के लेवल प्रोबेबली 2 से 3 हफ्ते में हमें आराम से मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक है लाल पैथ लैब, इसमें ब्रेकआउट था 120 हफ्तों का और उसके बाद 8 दिन से फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो इस स्टॉक को भी बाई करना चाहिए 3300 पे। 3260 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3360 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसके लिए 3,360 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस 3,260 रुपए का। और दूसरा शेयर है HPCL, क्रूड के फ्रंट पर भी अच्छी खबर है, क्रूड में थोड़ी सी नरमी है, उसका फायदा मिलेगा HPCL को। तो ये 2 शेयर हो गए अंशु जी की तरफ से। देवांग जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बताइए आपके शेयर कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक है आईटीसी का। आईटीसी ने देखा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे पॉजिटिव है। पास्ट फ्यू डेज में स्टॉक में कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो आईटीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 492, टारगेट है 515। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में हमने देखा काफी अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिला ना डेली चार्ट, तो बजाज ऑटो खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 9,690, टारगेट है 10,180। ठीक है, बजाज ऑटो 10,180, फिर से बजाज ऑटो में 10,000 के ऊपर के टारगेट आने लगे। 9,690 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो एक स्टॉक हो गया बजाज ऑटो। शुक्रवार के सत्र में ये 2 सेगमेंट ने सपोर्ट किया था बाजार को, एक आईटी था और एक ऑटो स्टॉक्स थे, जहां पर हम बहुत अच्छा मोमेंटम देख रहे थे। दूसरा शेयर है आईटीसी, 515 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 492 रुपए का। आईटीसी भी देखने की 500 रुपए के ऊपर जाकर अब कारोबार कर रहा है, तो वहां पर भी मोमेंटम फिर से नया बिल्ड होना शुरू होगा। ये 2 शेयर हो गए दिमाग की तरफ से। प्रशांत जी नमस्कार, आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फर्स्ट पिक मेरी होगी अडानी पोर्ट्स। यहाँ पे अगर हम देखें हाई टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ये डेली चार्ट पे बाउंस हुआ है, और जो गुरुवार की प्राइस एक्शन थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, शुक्रवार की सॉरी। तो यहाँ पे एक बाय रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस होगा 1470, 1470 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। टारगेट होगा 1540 से लेके 1550, 1540, 1550। और नेक्स्ट पिक होगा बीएल। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट क्लोजिंग बिलो 292, 292, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 320, 320 का। ठीक है,
तो ये तमाम पिक्स हमारे सभी एक्सपर्ट्स के लिए, एक बार आपके लिए हम ये रिकैप भी कर देते हैं कि कौन से एक्सपर्ट्स किस स्टॉक पे बेट कर रहे हैं। तो अंशुल जैन की पिक 2 काउंटर्स पे नजर है, दोनों पे ही बाय कॉल्स है। डॉक्टर लाल पैथ लैब का इस समय से डायग्नोस्टिक्स में तेजी है, अभी भी भरोसा है डॉक्टर लाल पैथ लैब पे। और साथ ही हिंद पेट्रो, यहाँ पे उनकी बाय रिकमेंडेशन है। देवांग की बात करें तो उनको पसंद आ रहा है ITC और साथ ही बजाज ऑटो, यहाँ पे आप नजर रखिए क्योंकि जो इनके टारगेट्स हैं वो 10,000 से भी ऊपर के हैं। 10,180 जो है वो मान के चल रहे हैं अपने टारगेट्स, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 9690 रुपीज़ का लगाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशांत की, तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स और BEL दोनों पे ही बाय रिकमेंडेशन है। इन तमाम स्टॉक्स पर आप रखिए नज़र। तो ये 6 कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से और सभी की तरफ से फिलहाल आज बाय कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त चला है जानने का कि कौन से काउंटर्स जो आज फोकस में रहेंगे खबरों के दम पे। और शरद जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से हैं स्टॉक्स इन न्यूज़। गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स L&T, JK इंफ्रा, HCC, RVNL और रेलवे स्टॉक्स जो है फोकस में रहेंगे। कैबिनेट ने 3 मेट्रो प्रोजेक्ट्स की जो है मंजूरी दे दी है और इस टोटल जो आप कह सकते हैं टोटल वैल्यू है ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ का। इसमें मेट्रो और एयरपोर्ट दोनों ही इंक्लूडेड है। तो ऑफ कोर्स इन जो है इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में जो है आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। कुछ स्टॉक्स है जैसे फोकस में रहेंगे वो है मारुति सुजुकी। यहाँ पे एक अपडेट आई है, उन्होंने कहा कि जो दूसरे तिमाही के नतीजे हैं वहाँ पे पैट में लगभग 850 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो डेट फंड्स की जो इंडेक्सेशन बेनिफिट की रिमूवल है उस पर उनके इम्पैक्ट पड़ी है। ये एक टाइप से ट्रेजरी ऑपरेशन है, तो उसमें एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट आया है। हालांकि ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है सेंटिमेंट वाइज सिर्फ। हिंदुस्तान जिंक OFS खुलेगा आज रिटेल शेयर होल्डर्स लोग के लिए, और याद रखिए इसका जो ऑफर प्राइस है 486 रुपीज़ पर शेयर पे है। लगभग 3.3% इक्विटी स्टेक जो है ऑफर में रहेगा। और जो नॉन रिटेल की बात करें, जो ओवर द वीकेंड और फ्राइडे को नंबर्स आए थे, वहाँ पे 137% का सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया की बात करें तो प्रमोटर्स ने लगभग 700 करोड़ रुपए की जो है ओपन मार्केट में स्टेक सेल की है। ऑलमोस्ट 7.8% स्टेक आता है, जिसको बड़े जो बायर्स लिए हैं उनके नाम में जो है सबसे पहले नॉर्वे की पेंशन फंड है, गवर्नमेंट पेंशन फंड, और दूसरा SBI म्यूचुअल फंड ने जो हिस्सेदारी खरीदी है। पिरामल एंटरप्राइजेज प्रमोटर्स ने लगभग 6 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है, 0.27% स्टेक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हाल ही में उनके नंबर्स ख़राब आए थे और ब्रोकरेजेस ने भी जो है बड़े डाउनग्रेड्स दिए थे, तो उस डाउनग्रेड में जो स्टॉक में गिरावट आई थी उसमें प्रमोटर्स ने बाइंग की है। GMR एयरपोर्ट्स में जुलाई की ऑपरेशनल डेटा स्ट्रॉन्ग आई है। टोटली 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स की जो है हैंडलिंग हुई है महीने में, और ग्रोथ ऑलमोस्ट 8% का देखने मिला है। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे प्राइस बैंड चेंजेस हुई है, दोनों ही हाल ही लिस्टेड कंपनीज है। सबसे पहले 10 से 5% का प्राइस बैंड रिवीजन में आया है अल्कम ड्रग्स। और अगर बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो ऑफ कोर्स हमने स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है। लगभग 80% रिटर्न्स IPO प्राइस से आए हैं। यहाँ पे अब 20% का सर्किट को जो है घटा के 10% कर दिया गया है। तो ओला इलेक्ट्रिक में भी जो है प्राइस बैंड चेंज आया है, 20% से गिर के अब 10% हो गया है। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आपको फोकस में रखने चाहिए। शरद, ये पूरी लिस्ट बताने के लिए तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स के चलते एक्शन है। कुछ काउंटर्स में प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और खबरों के लिहाज से भी कई सारे स्टॉक्स पर रहेगी नज़र। पर आइए इन पे हमारे एक्सपर्ट से टेक लें। उससे पहले समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस के रेडार पे कौन से स्टॉक्स है, कहाँ पे आई हैं रिपोर्ट्स। ये बताने के लिए हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे हैं रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा वोल्टास के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। सबसे पहले देखिए जेफरीज, खरीदारी के साथ प्राइस टारगेट 1270 से बढ़ा के 1770, और नोमुरा ने भी प्राइस टारगेट 1511 से बढ़ा के 1857 का किया है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस कंपनी के ओवरऑल एबिटा मार्जिन्स पे। इनका कहना है कि FY26 तक इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स दोगुने हो सकते हैं। 3.8% पे FY24 में थे, आगे चल के 7.5% के आसपास आ सकते हैं, और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। सनटेक रियल्टी पे जेफरीज की रिपोर्ट है, प्राइस टारगेट 565 से बढ़ा के 690 का इन्होंने कर दिया है। इनका कहना है कि आगे अच्छी ग्रोथ रहेगी। खासकर इनकी एक JV थी दुबई में, लंबे समय से अटक रहा था वहाँ पे मामला, अब वो सुलझता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका बड़ा असर जो है आपको इस कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स पे देखने मिलेगा, और आगे प्री सेल्स भी सुधरते हुए नजर आएगी। ग्लेनमार्क फार्मा, हाल ही में इस कंपनी के नतीजे आए थे। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपडेट कर दिया स्टॉक को, न्यूट्रल से खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 1200 से बढ़ा के
1850 के किया है। इनके कहने की डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस जो है या फिर जो घरेलू कारोबार है इस कंपनी का वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यूएस में थोड़ी बहुत ग्रोथ की चिंता है, लेकिन आगे चल के शायद ये सुधर सकता है और इसके चलते कहीं ना कहीं स्टॉक को भी इन्होंने अपडेट किया है। श्रीराम फाइनेंस HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है 3,340 से बढ़ा के 3,600 का किया है। खासकर इनका कहना है कि इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो इनको काफ़ी अच्छे लगते हैं और री रेटिंग के लिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स है। सिर्फ यही नहीं, इनका कहना है कि शायद आपको यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड भी देखने मिल सकती है इस कंपनी में। काफ़ी सारे IT कंपनीज पे रिपोर्ट्स आई हैं। यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स पे इन्होंने रिपोर्ट दी है। परसिस्टेंट सिस्टम ये इनका सबसे फेवरेट स्टॉक है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है 4750 से बढ़ा के 5300। L&T टेक प्राइस टारगेट काटा है 5800 से काट के 5500। सैंड प्राइस टारगेट काटा है 2400 से काट के 2100। KPIT टेक प्राइस टारगेट बढ़ाया है 1500 से बढ़ा के 1700। टाटा टेक प्राइस टारगेट काटा है 800 से काट के 750 और टाटा Elxsi पे 5700 का ये प्राइस टारगेट दे रहे हैं। और आखिरी में इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज की सबसे ज़्यादा इनफैक्ट यही होनी चाहिए और वो है जोमेटो की, क्योंकि जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है ब्रोकरेज हाउस अपने प्राइस टारगेट और बढ़ा देते हैं और इस बार UBS ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है 260 से बढ़ा के अब 320 का कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो GMV है उसमें अच्छा खासा इंक्रीज आपको आने वाले समय में देखने मिल सकता है। EBITDA मार्जिन भी बढ़ सकते हैं अगले 1-2 साल में। हालांकि बढ़त जो है वो थोड़ी मामूली रहने वाली है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी जो है इस कंपनी की इंटैक्ट है। इसके लिए UBS ने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, नया टारगेट 320 का है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स पर रहेगी नज़र। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम काउंटर्स में से कुछ सेलेक्ट काउंटर्स जो कि टेक्निकल सेटअप पर भी अच्छी तरीके से बैठ रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स का इस पर हम व्यू लेंगे। एंड देवांग, सबसे पहले आपसे पिरामल एंटरप्राइज पे राय जानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था थर्सडे के दिन नतीजों के बाद कई सारे ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड भी आए थे, 10% से ज़्यादा का कट था। पर फ्राइडे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। अब प्रमोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए हैं, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं। कैसे देख रहे हैं आप पिरामल एंटरप्राइज? अगर 950 के ऊपर फिर से निकले तो क्या यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या अभी इसे अवॉइड करेंगे? PL की बात करें, डेफिनेटली आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला। पॉसिबल है स्टॉक यहाँ पे एक 900 के अराउंड का एक बेस बना के अपसाइड देखने मिला है। 960 के ऊपर अगर ये स्टॉक्स निकलता है तब इसमें एंट्री देखनी चाहिए। अपसाइड अराउंड 1000 तक के जोन है। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, 915 रुपीज का सपोर्ट नाउ बन रहा है, तो ये लेवल्स ध्यान में रखे पिरामिल के लिए। कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के अंदर काफ़ी बढ़िया से बंद होके गए थे। आप लेके आइए एक बार जरा। विप्रो 4% ऊपर था। विप्रो एक बार चेक करेंगे प्रशांत आप? तो डीपीटी हमने देखा था शुक्रवार के सत्र में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली ओवरऑल IT सेक्टर में आई थी। जी, विप्रो अगर हम देखें तो ये करीबन 515, 516 एक जो इसका अहम लेवल था 510, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है इसको। और दूसरी बात ये वीकली क्लोजिंग हुई है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कंफर्टेबली 505, 505 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रहना चाहिए। यहाँ से मुझे लग रहा है कि टारगेट्स आपके कम से कम 535 से लेके 550 इस लेवल तक भी जा सकता है, वक्त लग सकता है, बट ओवरऑल पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ लॉन्ग रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं लॉन्ग रहना चाहिए इसके अंदर। इसी कैटेगरी में मैंने कैश के कुछ स्टॉक्स को चेक किया तो मेरे को पॉलिसी बाजार की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी लगी। एक बार देवांग भाई आप पॉलिसी बाजार चेक करेंगे? पॉलिसी बाजार PB फिनटेक के नाम से कंपनी है ये। या डेफिनेटली पॉलिसी बाजार की बात करें, डेफिनेटली चार्ट काफी एक स्ट्रॉन्ग डेली चार्ट पे काफी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। चार्ट पे भी लगता है अभी अपसाइड देखने मिल सकता है। 1750 तक के जोन स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 1650 का, तो इसमें बाइंग की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर और जरा चेक करवा लेता हूँ मैं कि जहाँ पे पोजीशनिंग यहाँ पे कुछ होनी चाहिए कि ठीक नहीं है। एक बार जरा ये चेक कर लेते हैं। वरुण बेवरेजेस के अंदर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, करीब 2.5 से 3%। लेके ना VBL का चार्ट एक बार स्क्रीन पर। तो वरुण बेवरेजेस को ज़्यादा चिंता की बात नहीं है ना अंशुल जैन? ये एक रूटीन एक्सरसाइज है ना जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है लास्ट सेशन में। 400 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, वरुण बेवरेजेस 2.5% नीचे था।
डिम्पी जी, पहली बार ये स्टॉक अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटा है आफ्टर फरवरी 2023, और वहां 665 से लगभग 1600 स्टॉक आ गया है, तो थोड़ी सी डीपर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। 1316 पे प्रीवियस ब्रेकआउट था और स्विंग लो भी वहीं था ब्रेकआउट के बाद, तो 1316 तक आता हुआ दिख रहा है। अगर वो लेवल होल्ड हो जाता है तो स्ट्रक्चरल बुल रन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो फिर डाउन ट्रेंड और ये फिर थोड़ा सा एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग में 977 तक आ सकता है। तो 1316 क्लोजली वॉच करना चाहिए, वहां तक तो आता हुआ दिख रहा है। वरुण वरुण बेवरेजेस को लेकर वेट एंड वॉच की सलाह है, लेकिन जोमेटो को लेकर फिर से रिपोर्ट्स आ रही हैं और चूंकि बड़ी चाल दिखा रहा शेयर, लोगों की नजरें थी कि अच्छा अब क्या होगा वो जोमेटो में, तो उस पर रिपोर्ट्स आ रही हैं। यूबीएस ने खरीदारी किराया बरकरार रखी है और लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया है 260 से बढ़ा के 320 कर दिया है। जोमेटो एक बार प्रशांत जी आप चेक कीजिए, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? कंफर्टेबली पोजिशन कर दिखा हूँ। पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव आपका स्टॉप लॉस 240 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस बना के शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप 250 भी रख सकते हो। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्विंग हाइट जो बने हुए थे करीबन 280, यहाँ तक आपका पहला टारगेट होना चाहिए। टारगेट क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस होगा। एक बार 280 क्रॉस हो जाए, एक क्लोजिंग मिल जाए, तब आप कंफर्टेबली नेक्स्ट लेवल 300 तक के टारगेट रख सकते हो। बट 280 आने पे मेरी सलाह होगी कि जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो 260 पे लाइए, यानी आप ऑलमोस्ट क्रॉस पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, जोमेटो को लेकर ये व्यू। कुछ और स्टॉक्स के बारे में जरा पूछते हैं। अच्छा, एक राय हमें ना एमएनएम पर भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि शुक्रवार को बड़ी तेजी आई थी, थार रॉक्स जो लॉन्च की थी, और अभी तक के जो रिव्यूज आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं। हालांकि प्राइसिंग को लेकर थोड़ा सा ये है कि नहीं, बेस वेरिएंट जो है वो 13 लाख रुपए की है और ऊपर तक जाते जाते 22-24 लाख रुपए तक की टॉप वेरिएंट पड़ जाती है थार की। एमएनएम पर जरा एक व्यू दीजिए आप अंशुल। कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर, और आपको क्या लगता है कि ये 3,000 रुपए का लेवल एमएनएम कब तक अचीव कर लेगा? देखिए अक्षय जी, 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के बीच में सैंडविच था स्टॉक और 9 दिन की इनसाइड बार से ब्रेकआउट दिया है, तो इमीडिएट टारगेट ऊपर में प्रोबेबली 1 से 1.5 हफ्ते में जो ऑल टाइम हाई इसका रहा है 2980 के अराउंड, ये टेस्ट कर लेगा और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक 3200 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। मुझे हाई कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक 3200 रुपए निकल जाएगा। ऑल टाइम हाई पे इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, बट ऑल टाइम बीइंग ऑल टाइम हाई, वहां पे थोड़ी सी सेलिंग आती है, तो उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर 2980 3000 के लेवल को स्लाइस थ्रू कर देता है आराम से, तो फिर 3200 का टारगेट निकल के आना चाहिए। ठीक है, एमएनएम होल्ड कीजिए, 3200 रुपए तक के सफर ये शेयर तय करेगा। जीएमआर एयरपोर्ट हम देख रहे हैं कि 100 रुपए के आसपास तक गया, फिर वहां से फिसला, फिर से हमने शुक्रवार को इसमें तेजी बनते हुए देखी। एक पॉजिटिव खबर आई है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर कि जुलाई में पैसेंजर्स की संख्या में करीब करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सर, जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में आप राय दीजिए, कैसा लग रहा है आपको शेयर और इसका कारोबार? अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ऐसे तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की तो राय नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, खास करके जो सरकार के तरफ से उड़ान और उड़ान 2.0 जमीनी स्तर पर लागू किया, हमने ये भी देखा है कि पिछले 10 सालों में किस प्रकार से अलग अलग छोटे मझौले शहरों को जोड़ने का प्रयास किया है सरकार ने हवाई यात्रा के द्वारा। तो और अगर आने वाले समय में जिस प्रकार से ये ऑपरेट करते हैं एयरपोर्ट्स, अगर ये संख्या बढ़ती है तो जो परिस्थिति थी बैलेंस शीट की, उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि एक समय पर ये मेरे ख्याल से लोअर सिंगल डबल डिजिट स्टॉक हुआ करता था और फिर सुधार हुआ, कुछ कारोबार थे उनको अलग करके बेच दिया, मुख्य कारोबार था उस पर जोर दिया। तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारे लिए टिप्पणी करना मुश्किल होगा क्योंकि कवरेज नहीं है।
और अप्रोच क्या कुछ फैक्टर्स जो हैं वो प्ले में हैं, वो गौरांग जी ने हमें समझाया। पर इसके अलावा आज आईटी काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि कुछ कंपनीज की कमेंट्री ये भी आ रही है कि जो है अब डिमांड में थोड़े से ग्रीन शूट्स वापस लौटते हुए दिखे हैं। और साथ ही आज जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है, जहाँ पे उन्होंने परसिस्टेंट पे अपनी रेटिंग बरकरार रखी है, पर लक्ष्य बढ़ा के 5,300 के कर दिए हैं। अगर अंशुल मैं इसको चार्ट्स पे देखूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई यानी प्रीवियस हाईज को क्रॉस करने का अब इसका तीसरा अटेम्प्ट है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, और क्या आज अगर फ्लैट ओपनिंग में अगर मिले तो यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, या फिर 4800 के ऊपर निकले तो एक बार के लिए अवॉइड करें, क्योंकि आप अभी कुछ समय पहले वो ऑल टाइम हाई पे सेलिंग आने की चर्चा भी कर रहे थे। देखिए सृष्टि जी, इसमें ऑल टाइम हाई जो लगा था वहां से हल्की सी सेलिंग आई थी 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में आके। ये सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई को निकालने का, और सेकंड अटेम्प्ट बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज, डिम्पी जी जो हमेशा कहते हैं कि अगर स्टॉक में बिल्टअप नहीं है तो उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। ये बिल्कुल वो स्टॉक है जिसमें 20-22 दिन में 25% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी स्ट्रांग बिल्टअप है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल फ्रेश बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 5,400 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये टारगेट प्रोबेबली 3 हफ्ते में आते हुए दिखेंगे। इमीडिएट अगर इस वीक की बात करें तो 5,100 रुपए तक का टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 2 से 3 हफ्ते होल्ड कीजिए। 5400 का टारगेट मिलने की हाई लाइकली टारगेट है, क्योंकि आईटी इकलौता सेक्टर है जो अभी निफ्टी को अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी भी पीछे पीछे चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, आईटी सेक्टर में मोमेंटम है, परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर आप एक फ्रेश बाय कर सकते हैं, एक मोमेंटम प्ले है ये। साथ ही अगर हम गौरांग जी बात करें तो देखिए सुबह से हमने कई सारी जो न्यू एज टेक कंपनीज हैं उनकी भी चर्चा कर ली है। और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट फिर से लौटता हुआ दिखा है? क्योंकि आप देखिए जोमैटो में ज़बरदस्त मूव है, पीबी फिनटेक अच्छा चाल दिखा रहा है, पेटीएम के शेयर में फ्राइडे को ही काफ़ी अच्छा मूव था। साथ ही न्यूली लिस्टेड कंपनी जो कि ऑटो और टेक दोनों मिक्स्ड है, ओला, वो भी सर्किट पे जो है लगातार हम देख रहे हैं कि वो स्टॉक फ्रीज हो रहा है। क्या नजरिया रखते हैं आप इन न्यू एज टेक कंपनीज पे, और आपकी टॉप बेट्स यहाँ पे कौन सी हैं गौरांग जी? धन्यवाद सृष्टि जी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो इतिहास और वास्तविकता हमारे समक्ष है, खास करके एक कंपनी जिसका आपने नाम लिया वो है जोमैटो। मेरे ख्याल से हमने हमारे चैनल 18 नाउ स्वदेश पर जब ये लिस्ट होने वाला था 76 के आसपास, मेरे ख्याल से इसका भी फ्लोर प्राइस था, जिस प्रकार से ओला इलेक्ट्रिक का 76 का फ्लोर प्राइस था। और दोनों में ही, ओला इलेक्ट्रिक और जोमैटो में, हमने आईपीओ के समय भी चर्चा की थी, आईपीओ के पहले, आईपीओ के पश्चात, लिस्ट होने के बाद जो इतिहास रहा है 76 का स्टॉक जोमैटो का मेरे ख्याल से 140-150 तक गया और फिर आईपीओ के भाव के नीचे फिसला, क्योंकि नतीजे बहुत नकारात्मक आए थे। फिर से हमने तभी उसी समय राय दी थी कि अगर निवेश है तो बने रहे, अगर नहीं है तो कर सकते हैं। और आज ये सुन के अच्छा लगता है कि लोग 325-350 के लक्ष्यांक लेके आ रहे हैं। तो कवायद तभी भी थी आईपीओ के समय पर, उसके बाद जब वो गिरा आईपीओ के नीचे तभी भी कवायद थी, आज के तारीख में भी है। और हमारा जो एक दृष्टिकोण था सृष्टि के ब्लिंकिट से योगदान, जो कि एक बहुत भारी बोझ के रूप में बैलेंस शीट पर बैठ रहा था, अब वो कमाऊ बेटा हो चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से योगदान दे रहा है। तो आज के तारीख में भी निवेश की राय है। ओला इलेक्ट्रिक में अगर आईपीओ में निवेश किया है तो बने रहे। एक ही दिक्कत है, सर्किट पे सर्किट लग रहा है। वास्तविकता अब शायद लोग ये भूल रहे हैं कि इनकी बैलेंस शीट पर 1,500 करोड़ का नुकसान है, जिसको मेरे ख्याल से निकालने के लिए इनको कम से कम 1.5-2-3 साल लगेंगे और फिर मुनाफे में आएगी कंपनी। तो ये जो सर्किट पे सर्किट चलता है ना सृष्टि, तो मुझे थोड़ा बहुत भय लगने लगता है। लेकिन हाँ, अगर आईपीओ का निवेश है तो बने रहे। उसी तरीके से पेटीएम का भी इतिहास हमारे समक्ष है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समय लगेगा सुधार होने के लिए। सभी न्यू एज टेक कंपनीज पे गौरांग जी ने राय दी। ओला इलेक्ट्रिक, साथ ही जोमैटो और पेटीएम, ये तीनों ही काउंटर्स पे नजर रखे और गौरांग जी ने भी अपना नजरिया शेयर किया। बैंकिंग शेयर खास तौर से जो सरकारी बैंक है वो फोकस में रहेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पीएसयू बैंक और रीजनल रूरल बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक करने वाली हैं।
बैठक का एजेंडा क्या होगा, किन बातों पर चर्चा होगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या फोकस में रहेगा इस बैठक में? देखिए, आज वित्त मंत्री दो इम्पॉर्टेंट बैठकें करने वाली हैं। जो पहली बैठक होगी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ होने जा रही है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 6 की पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, जिसके आधार पर पब्लिक सेक्टर बैंक का जो परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा होगी। और जो पहला पैरामीटर है वो है डिपॉजिट ग्रोथ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो असेट क्वालिटी है, और इसके अलावा जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ NARCL ने किस तरह के अकाउंट्स एक्वायर किए हैं, किस तरह के अकाउंट्स को एक्वायर करने जा रही है उसकी भी समीक्षा होगी। अभी तक जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस पर एक्शन, किस तरह के एक्शंस लिए गए हैं उसकी भी समीक्षा होगी। आगे की तैयारियां क्या है उसकी भी जानकारी बैंक से मांगी जाएगी। साथ ही साथ कई फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, PM आवास योजना, PM सूर्य घर योजना, PM विश्वकर्मा योजना, उसकी भी समीक्षा होगी। डिजिटल पेमेंट्स, खासकर इश्यूएंस ऑफ विकसित भारत कार्ड की समीक्षा होगी और उस पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी के भी मसले पर चर्चा वित्त मंत्री करेंगी और बैंकों ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, आगे की क्या तैयारियां होगी है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। जो दूसरी मीटिंग है जो कि दोपहर बाद है वो रीजनल रूरल बैंक्स के साथ है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 7 की पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, जिसके आधार पर RRBs के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा की जाएगी। जिसमें पहला ये है कि परफॉर्मेंस ऑन की फाइनेंशियल पैरामीटर्स। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्राउंड लेवल पर किस तरह से क्रेडिट मुहैया कराई जा रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के मामले में क्या ग्रोथ है, MSMEs के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स में क्या प्रोग्रेस है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो हालिया कदम उठाए गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो ये तमाम तरह के ऐसे की पैरामीटर्स हैं जिस पर RRBs की समीक्षा होगी। ठीक है, तो निश्चित तौर पर क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ तो फोकस में रहेगा ही, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर भी इस पर समीक्षा की जाएगी और चर्चा होगी वित्त मंत्री के साथ। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह ये बहुत ही अच्छी खबर लेकर आने के लिए। चलिए, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में बाजार में ब्रेकआउट के कैंडिडेट्स कौन से हैं। डिम्पी हैं तैयार हमारे साथ रोज की तरह। शुक्रिया अभिषेक। अगर आप देखना चाहेंगे ब्रेकआउट शेयर्स पे, तो ब्रेकआउट शेयर्स के अंदर हम टिपिकली वो सारे शेयर्स रखते हैं जहां पर आप थोड़ी बहुत पोजीशनिंग अपनी अच्छी रखेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इससे पहले जो हमने शेयर्स बताए आपके सामने रखे, मैं एक बार जरा उनके नाम बता देता हूँ। सेल, मैरिको, मनापुरम, कैनफिन होम्स, प्राज इंडस्ट्रीज़, EPL, HDFC बैंक, UPL, ये सारे हमने शेयर रखे। और आप अगर रैंडमली भी चेक करेंगे तो जिस दिन से हमने बताया, यानी कि सीरीज़ को शुरू हुए करीब अभी 7-8 दिन हुए होंगे, और इस 7-8 दिन के अंदर कहीं भी आपने कोई भी ऐसा कोई दिक्कत इन शेयर्स के अंदर नहीं देखी होगी। खैर, मैं आज कुछ और नए शेयर्स भी आपके लिए लेके आया हूँ, आप इस पर ध्यान रखिएगा। मेरी लिस्ट में जो पहला शेयर है वो है IEX का। आप इस शेयर के 1 मिनट के लिए ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए। मैं इसके डेली और वीकली चार्ट्स दोनों आपको पहले ज़रा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट से भी राय लेंगे। अंशुल जैन इसके बारे में आपको अच्छे से गाइड करेंगे। मैं इसको डेली से 1 मिनट के लिए पहले मैं इसको ज़रा वीकली चार्ट कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से क्लोजली वॉच कर पाएँ। देखिए क्या स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। कोई भी शेयर का बेस कैसे चेक होता है टेक्निकल्स में, बहुत ही आसान सी चीज़ है। 200 दिनों के एवरेज, 50 दिन के एवरेज का पूरा जंक्शन इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। आप देख पा रहे होंगे ये जब टूट के यहाँ तक आया और यानी यहाँ से नीचे गया है सारा, इसमें वो सारी खबरें भी इन्वॉल्व हैं। ये वाला पार्ट जब यहाँ पे सरकार ने रेगुलेशंस की बात की थी, लेकिन सब कुछ रेगुलेशंस कि अब वन एक्सचेंज कर देंगे, इसकी बस मोनोपोली राइट चले जाएंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। भविष्य में होगा उसमें मेरे को अब डाउट होने लग गया है। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसने पुल बैक करना शुरू कर दिया, इस रेंज को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये रेंज मैंने देखिए डॉट करके आपके सामने मार्क भी की हुई है, ये अपर रेंज थी, उसको उसने तोड़ना शुरू कर दिया। बढ़िया फ्लैग बनाता है, साइडवेज बनाता है और अच्छा चलता है। ये वीकली बेसिस पर चार्ट है, यानी कि अगर आप इसमें कोई भी ट्रेड लेके बैठते हैं तो आप आराम से बैठे रहिए, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे पता लगेगा ये अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर? चेक कर लो आप, 136 से चलना शुरू है, आज 196 रुपये तक आ चुका है। 60 रुपये कम नहीं होते हैं किसी भी शेयर में मिलना। 200 के अंडर वाला शेयर अगर 60 रुपये दे दे, एथिकली 30-40% तक का रिटर्न है। तो अभी तो चलना शुरू हुआ, अभी तो उसने बेस को तोड़ना शुरू किया है, अभी और बढ़िया मोमेंटो के साथ
भी चल सकता है। मैं इसका डेली चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं ताकि आप जब अपने वित्तीय सलाहकारों से बात कर रहे होंगे इस सारी चीज़ें उनको नोटिस करवाना कि जी ईटी नाउ स्वदेश पे ऐसे बोला गया है, ये बात हुई। आप देखो डेली चार्ट के अंदर भी एक जिसको हम एक पैराबोलिक मूव कहते हैं वो लिटरली तैयार हुआ है और जहाँ से इसका ब्रेक डाउन हुआ है एवरेज इसका, अगर मैं उसको भी सिर्फ साइड लाइन जोड़ दूंगा तो ये कम से कम 210 से 220 तक तो आना ही चाहिए। अभी शेयर 196 का चल रहा है। ट्रस्ट में जिस दिन 220 पार करेगा उस दिन नए लेवल नई ऊर्जा के साथ शेयर आगे बढ़ेगा। अंशुल जैन से एक बार जरा चेक करवा लेते हैं आईएक्स के बारे में। अंशुल जी जरा आईएक्स को चेक कर लीजिए और मैं थोड़ा पोजिशनल प्ले रखूंगा, मेरे को 2-4 रुपये नहीं कमाने इससे। देखिए डिम्पी जी, इसमें ये शॉर्ट टर्म प्ले है भी नहीं, मतलब 2-4 रुपए वाला प्ले है भी नहीं। 96 वीक्स का बेस बनाया था, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना था जिसका ब्रेकआउट आया था 162 रुपए पे, पुल बैक करके अब वापस से स्विंग हाई का ब्रेकआउट है 193 ऑड लेवल्स पे, जिसका इमीडिएट टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई 242 का आता है। तो यहाँ से अगर लॉन्ग करके चलते हैं और अगर 2 से 3 महीने का समय देते हैं तो बहुत आराम से ये स्टॉक 242, 245 अपना प्रीवियस जो स्विंग हाई था, टू बी प्रिसाइज 243.80 4 अप्रैल 2022 को बना था वीकली चार्ट पे, ये लेवल टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ब्रेकआउट दिया है, करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए। अगर कोई डिप मिल जाती है 180 रुपए तक तो फिर ऐड भी करना चाहिए और आराम से होल्ड करते हैं तो 245 तक के टारगेट मिलेंगे। ठीक है, 180 से लेकर 225 के बीच की रास्ता हो गया तय। आप खड़े हो 196 पे 5 रुपये सस्ता, 6 रुपये सस्ता मिल जाए और अच्छा है। ले रखा है 180 के ऊपर तो बिल्कुल बने रहना। 220 से पहले जल्दी शेयर को काटना नहीं, आराम से बढ़िया शेयर आ सकता है। न्यूज़ फ्लो एज सच कोई नेगेटिव आया नहीं और कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट से और आपको ठीक कर दिया है। दूसरा शेयर एक बड़ा शेयर है और डिफेंसिव इन नेचर है, उस शेयर का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप उस शेयर को देखेंगे तो उसके अंदर भी एक बढ़िया आपको मूव हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर देखने को मिलेगा और उस पर आपको एक ध्यान रखना होगा। मैं 1 मिनट के लिए आपके सामने शेयर रखता हूँ हिंद यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर जैसे आप देखेंगे ये आपके स्क्रीन पर वो चार्ट आ गया। वीकली चार्ट जरा एक बार दिखाइएगा, मेरी स्क्रीन वाला चार्ट वीकली बेसिस पे दिखाइए। तो देखिए वीकली के अंदर 1 2 3 ये 4th अटैम्प्ट हो गई है। अगर मैं इसको भी जोड़ दूंगा तो एथिकली 5th अटैम्प्ट है ये। मैं एक आपके लिए एक काम करता हूँ, एक लाइन ही खींच देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा और अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिएगा, ये मैंने अभी आपके लिए ड्रॉ किया है सामने पे ही। ये रेजिस्टेंस को पार कर रहा है 1 2 3 4 अटैम्प्ट है। नीचे वॉल्यूम वगैरह ठीक है, एवरेज इसका बेस अच्छा है, स्ट्रक्चर बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर है, साइडवेज गिरता हुआ नहीं है। गिरता हुआ और बढ़ते हुए में आपको मैं फ़र्क दिखाता हूँ कैसे है। ये गिरता हुआ है, रेजिस्टेंस को हिट करके आया, ये सपोर्ट को प्लस करके ऊपर की तरफ जाता हुआ स्ट्रक्चर है। ये टिपिकली आप देख पा रहे होंगे एक बढ़िया वी पैटर्न इसके अंदर आपको डेवलप हो गया है। प्रशांत सावंत होंगे हमारे साथ, उनसे हमसे ज़रा पता कर लेते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए। प्रशांत जी, इसका वीकली स्ट्रक्चर अच्छा है, मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, मैं थोड़ी पोजीशनिंग करना चाहता हूं। जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई अब नहीं लगाता मेरे को HUL में बने रहने में कोई दिक्कत नहीं दिखती है। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन सर। तो रिंकी जी यहाँ पे सबसे अहम बात, जैसे आपने मार्क किया हमें रेजिस्टेंस के करीब है, तो हालांकि स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है तो आप थोड़ा प्रीमियम करके एंटर कर सकते हो। बट मैं इस तरह से प्लान करूंगा कि करीबन 40% ऑफ द क्वांटिटी में आप लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2710 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 2710। मैं ऐड करूंगा जब ये स्टॉक 2770 क्रॉस करे 2770 के ऊपर, और मेरी पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस इस वक्त हो जाएगा 2740 2740। तो मेरा फर्स्ट 40% बाय फर्स्ट पे आ जाएगा। वहां से मैं होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 2820 से लेके 2850 2840 2850 के जोन में। ठीक है डन सर, तो थोड़ा आप वेट करके इसको होल्ड करेंगे। अभी तो फिलहाल अभी आप सीधा बाय नहीं करेंगे, अच्छी बात है कि सीधी बाय नहीं हो रहा है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करके रखें। हमने 2 शेयर आपके सामने रखे हैं। फर्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर जिस पे होल्ड आ गया, दूसरा शेयर रखा था IEX का जिस पे हमको बाय मिला। 180 से लेके 220 तक का जर्नी है पूरी, अभी 196 पे आके खड़े हैं। लास्ट में बस एक और शेयर आपके सामने रखता हूँ क्योंकि सब कुछ लोग सभी IT की बात बोल रहे हैं, तो SCL टेक को कैसे भूला जा सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत बढ़िया क्लोज हुआ है, डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। आप एक बार जरा मेरी स्क्रीन लेके आएंगे तो आपको वहाँ से दिखा दूंगा मैं, और उसके बाद फिर आपको नोटिस करवाते हैं कुछ आगे की और जर्नी। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको हम टिपिकली अब हम हिट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, दिस वन एंड दिस वन।
पूरा यूए कंप्लीट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ तो नई जर्नी की तरफ भी जा सकता है। ये शेयर बेहतरीन प्ले है, अच्छा आईटी का फ्लेवर है। एचसीएल टेक एक बढ़िया प्ले हो सकता है। अंशुल जैन, एक बार जरा आपको वापस से चेक करना होगा एचसीएल टेक, जरा देख के बताइए। वेट कर लें थोड़ा 10-20 रुपए की और 1680 1700 पार हो जाए फिर वापस आएँ, या फिर यहाँ से भी थोड़ी बहुत पोजीशंस ली जा सकती है। ये अपॉर्चुनिटी भी है, ये रेजिस्टेंस भी है सर। डिम्पी जी, और रेसिस्टेंस से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि लास्ट वीक की अगर वीकली कैंडल देखें तो एक्सट्रीम बुलिश नोट पे क्लोज हुई है और ब्रेकआउट के साथ ही क्लोज हुई है। 26 हफ्ते का बेस है जहां से ब्रेकआउट आया है, कप हैंडल है, तो यहाँ से प्रोबेबली अगर ये टारगेट अपना कंप्लीट करता है तो 2050 इसका टारगेट आता है कप हैंडल का। इसमें लगेगा 2-2.5 महीना लग सकता है स्टॉक में, बड़े फ्लोट का स्टॉक है, तो 2 से 3 महीने का व्यू लेते हुए स्टॉक को बाई करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। 2050 का इमीडिएट टारगेट लेना चाहिए। ठीक है, इस मार्केट में आपको आपाधापी नहीं करनी है, बढ़िया बढ़िया शेयर को छांटना है, समझना है, प्लस करना है। मार्केट चाहे ऊपर हो या ज़्यादा नीचे हो, वो बढ़िया शेयर आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसी कैटेगरी के अंदर हमने आपको यहाँ सारे शेयर्स बता दिए, तीनों के तीनों IEX 220 के लिए। HUL को प्रशांत जी ने होल्ड करवा दिया, यानी कि नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। और एक HCL टेक के अंदर आपको थोड़ा समय लेना है, ये पैटर्न पूरा कब का प्रिपेयर्ड है। हैंडल वाला कैप अभी हिस्सा बनना बाकी है, जो कि अच्छे से मूवमेंट देगा और उसके बाद आपको HCL टेक से भी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। तो इसमें शॉर्ट मत करना, अभी इन तीनों शेयर्स के अंदर दम काफ़ी है, चलने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। बैक टू स्टूडियो। ठीक है, तो ये तमाम आपके लिए ब्रेकआउट वाले शेयर हो गए। कुछ और शेयरों पर नजर डालते हैं, और एक शेयर है अरविंदो फार्मा। हमने देखा था कि इनकी सब्सिडरी को USFDA से वार्निंग लेटर मिला था, योगिया फार्मा की यूनिट 3 को, और शुक्रवार को ये शेयर शुरुआती सत्र में बहुत तेजी से गिरा, लेकिन रिकवरी बहुत स्मार्ट रही। करीब 75 रुपए रिकवर करके ये शेयर बंद हुआ है। अरविंदो फार्मा का 1500 रुपए के आसपास के भाव रहे, लेकिन HSBC की रिपोर्ट आई है। HSBC ने इस पर अपनी बाय की रिकमेंडेशन बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 1625 रुपए का। अंशुल जी, जरा अरविंदो फार्मा जरा चेक कीजिए, रिकवरी जो शुक्रवार को आई है लोअर लेवल से, क्या उसको कंटिन्यू करने जा रहा है शेयर ये? बिल्कुल, यहाँ से बाइंग करके चलना चाहिए। इसने अपना 20 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट किया और वहां से चलना स्टार्ट किया है। स्टॉक में अगर ब्रेकआउट प्ले करना है तो 1527 के ऊपर, बट आई वुड सजेस्ट कि प्रीएम्प्टिव यहीं से लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 1555 के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। 1555 ये इमीडिएट आ सकता है। ठीक है, 1555 रुपए के टारगेट आपके लिए अरविंदो फार्मा में। ओला इलेक्ट्रिक हाल के लिस्टेड कंपनी और अपनी IPO भाव से 75-80% के आसपास की तेजी ऑलरेडी ये शेयर दिखा चुका है। गौरांग सर, ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी जो बाइक जो लॉन्च की है ना, रोडस्टर सीरीज वाली, प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव है। 75,000 रुपए में बताइए बाइक, मतलब उसके पहले जो बाइक्स मिल रही थी, जो सबसे जो सस्ती बाइक थी, उसकी कीमत थी 1,10,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं एक हलचल सी मचा दी है उस स्पेस में आकर ओला इलेक्ट्रिक ने। आप इस भाव पर अब कैसे देख रहे हैं सर? जरा वैल्यूएशन के हिसाब से बताइएगा कि क्या अभी भी ये ठीक भाव पर है, या फिर चूंकि बहुत चल गया है तो अब थोड़ा सा वेट कर लें, अब थोड़े सुस्ती के दौर में जाएगा शेयर ये? अभिषेक जी, अभी जब सृष्टि ने हमें पेटीएम, जोमेटो और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में प्रश्न पूछा था, तो हमने ओला इलेक्ट्रिक में अगर आपने IPO में निवेश किया या उसके बाद लिस्टिंग के बाद जब थोड़ा बहुत माहौल कुछ लिस्टिंग के दिन मेरे ख्याल से थोड़ा मायूसीजनक था, तब खरीदा हो, और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। अब 76 पर फ्लोर प्राइस था और उसी भाव पर शेयर दिए गए थे लोगों को IPO में, और जो स्तर पर आ गया है करीबन 2 गुना हो चुका है अभिषेक, और 1,500 करोड़ का नुकसान है बैलेंस शीट पर। अगर आप बुनियादी तर्क पर आकलन करना जाएं और आंकड़ों को तोड़े, जिस स्तर पर भाव है शेयर का और जो नुकसान है बैलेंस शीट पर, तो मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का प्रयोग बिल्कुल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपका पुराना निवेश है, IPO में लगे हैं, या फिर IPO जब लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग वाले दिन अगर आपको मौका मिला था, उसी भाव के आसपास आपने निवेश किया होगा और नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। जहां तक प्रश्न है ये नई मोटरसाइकिल लॉन्च का और उसके दाम का, तो मेरे ख्याल से जो बुकिंग है
उसके आंकड़े डिलीवरी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा था, आपने अभी भी देखा होगा थार रॉक्स बड़ी संख्या में बुकिंग हुई है, लेकिन वो बुकिंग डिलीवरी में कितना परिवर्तन होती है ये देखना मेरे ख्याल से अनिवार्य है। तो दाम बहुत एग्रेसिव है, लेकिन काम भी देखना जरूरी है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये व्यू। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ओला की सेल्स वगैरह के फिगर जो भी हों, बट बाद में जो आफ्टर सेल जो सर्वे जो होती है ना, वो उसको लेकर बड़ा संतोषजनक रिस्पांस नहीं है। कुछ लोगों को मैं कमेंट्स भी देख रहा था सोशल मीडिया के जरिए, तो ये चीज़ देखने वाली ज़रूर होगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं शरद दुबे, 9 के नवरत्न लेकर, यानी कि वो 9 शेयर जो बाजार खुलते ही धमाल मचाने के लिए तैयार होंगे। शरद, बताइए कौन से शेयर होंगे आज? ये बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले जो है एलएनटी, रेलवे स्टॉक्स, जेके इंफ्रा, एचसीसी, आरवीएनएल, ये इंफ्रा स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है लगभग 34,000 करोड़ का बड़ा मेट्रो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स की जो है आपकी ऐलान कर दी है और इनकी मंजूरी भी आ गई है। मारुति सुजुकी सेकंड क्वार्टर की पैट में लगभग 850 करोड़ का इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट की जो है डेट फंड में उसकी जो है बेनिफिट्स रिमूव कर दी गई है। हालांकि सेंटिमेंटली नेगेटिव है, ज़्यादा इम्पैक्ट फाइनेंशियली नहीं करता, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है मारुति सुजुकी का पैट का भी। हिंदुस्तान जिंक ओएफएस खुलेगा रिटेल के लिए आज से और ऑफर प्राइस है 486 रुपीज़ पर शेयर का। नॉन रिटेल की जो सब्सक्रिप्शन है वो 137% हो चुकी है। हमारा चौथा स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया, यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 700 करोड़ रुपए के जो है शेयर्स बेचे हैं, लगभग 8% स्टेक है। लेकिन जो बायर्स आए हैं वहाँ पे नॉर्जेस जो नॉर्वे है, नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड आए हैं और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी हिस्सेदारी ली है। पिरामल इंटरप्राइजेस प्रमोटर्स ने लगभग 6 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 0.27% स्टेक है ये, और इनका जो स्टेक है ओवरऑल 46.3% हो जाता है। जीनस पावर की जो आर्म है उनको लगभग 3,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स के लेके, और स्टॉक में भी जो है अच्छी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है। तेजस नेटवर्क्स लगभग 100 करोड़ का ऑर्डर इनको भी मिला है सैटेलाइट इक्विपमेंट के लिए, और एक सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक स्टेट एंटरप्राइज से, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया। हमारा 8वां स्टॉक जो है ऑफकोर्स रहने वाला है अकुम ड्रग्स और ओला इलेक्ट्रिक, इन दोनों में ही प्राइस बैंड रिडक्शन हुई है। अकुम ड्रग्स में 10 से 5% हुई है और ओला इलेक्ट्रिक में 20 से लेकर 10% तक हुई है। 8 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए जहाँ पे एक्शन है, लेकिन जो आखिरी स्टॉक है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है, यहाँ पे फोकस में रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। मोतीलाल ओसवाल एमओएसएल का रिपोर्ट आया, अपग्रेड बाई किया है, पहले न्यूट्रल था रेटिंग, और टारगेट प्राइस देखें तो 1200 से बढ़ा के 1850 रुपया कर दिया, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 50% का अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल रहा है। और ब्रोकिंग हाउस ने कहा है कि ग्रोथ लीवर अक्रॉस सेगमेंट्स देखने मिल रही है, और जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन है वहाँ पे नई लॉन्चेस जो है ग्रोथ ड्राइव करेंगे आगे जाते हुए। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। क्या शरद, ये 9 के नवरत्न शेयर्स हमारे लिए लाने के लिए, तो शरद की लिस्ट में एक स्टॉक था मारुति सुजुकी, तो कुछ एक ऑटो काउंटर्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और अंशुल, क्विकली 2 स्टॉक्स पे आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ऑटोज़ में जब अर्निंग्स के बाद जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई हैं, अब यहाँ पे कुछ एक डाउनग्रेड्स आ रहे हैं गिवन द रन अप, क्योंकि पहले हमने देखा था कि मार्जिन एक्सपेंशन था, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो कई सारे अपग्रेड्स थे, पर अर्निंग्स के बाद इस बार जो थोड़े म्यूटेड सेट आए हैं। हालांकि डिमांड जो है अभी भी ऑन ग्राउंड स्ट्रॉन्ग ही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें नहीं हैं, पर अब यहाँ पे थोड़े से रेटिंग में बदलाव ज़रूर हो रहे हैं। अंशुल, पहला मारुति सुजुकी पे राय दीजिए, थोड़ी सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर ज़रूर है और 12,200 के पास है, क्या ये लेवल्स तोड़ता हुआ नीचे निकलेगा? कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? देखिए सृष्टि जी, मारुति में एक ब्रेकआउट आया था 12,700 के लेवल पे, 80 दिन का ब्रेकआउट था। इमीडिएटली थर्ड डे उसको फेल किया है और अब एक बेरिश फ्लैग बना रहा है। 12,000 मेजर सपोर्ट है, 12,000 12,050। अगर ये लेवल ऑन द डाउन साइड टूटता है तो फिर इमीडिएट टारगेट जो निकल के आएगा वो 11,400 से लेके 11,000 के बीच में आएगा। तो आई वुड बी ए सेलर ऑन द स्टॉक बिलो 12,000 12,050 की लेवल अगर टूटता है तो बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। 11,500 इमीडिएट टारगेट रहेगा, बल्कि 11,000 आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मारुति सुजुकी यहाँ पे आप शॉर्ट की जो है नज़रिया है वो बना के चल सकते हैं।
अंशुल जी का मानना है कि थोड़ा सा और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आते हुए हमें दिख सकता है। इसके अलावा अंशुल एक बार एस्कॉर्ट्स कुबोटा पे भी राय दीजिए। देखिए कंपनी एक्सपेंशन के लिए प्लान कर रही थी, पहले उनके एक एक्सपेंशन प्लान्स थे दूसरी स्टेट में, वो काम नहीं किए, पर अब यूपी में जो है अपने क्षमता विस्तार के लिए कंपनी ने योजना बनाई है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा काफ़ी करेक्ट भी हुआ है, पर क्या ये सही मौका है फिर से एक रिकवरी या रीबाउंड में एंटर करने का? देखिए ऑटो इंडेक्स में यहाँ पे 5 से 8% का करेक्शन दिख रहा है, तो लगभग सभी स्टॉक्स में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। एस्कॉर्ट्स में अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक आ सकता है 3855 से लेके 3900 की जोन पे। ये जोन अगेन सेल ऑन रैलीज वाली जोन है, तो अगर यहाँ से बाई करते हैं, क्योंकि 8 दिन का ब्रेकआउट है, तो एक बार बाई जरूर किया जा सकता है, बट 3855 पे एग्जिट करना चाहिए और वहां से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए अगर डेली चार्ट पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर भी आप रखिए नज़र पर। चलिए इस बीच शिवांगी का भी स्वागत करते हैं और क्विकली शिवांगी से उनकी कॉल्स भी लेते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं बाजार खुलने से पहले? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि बाजार में एक काफी अच्छा कमबैक देखने को मिला है। बुल्स का एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव और निफ्टी पुट कॉल रेशियो भी है, उसमें भी सर्ज देखने को मिल रहा है, एक तुरंत जंप। तो ये इंडिकेशन है कि कोई भी छोटी डिक्लाइंस में हम देख रहे हैं कि खरीदारी हो रही है। एक 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद जो है निफ्टी एक डिसाइसिव ब्रेकआउट बनाते हुए दिख रहा है। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक ऑफकोर्स एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। पहला पसंदीदा काउंटर जो है वो मेरा MCX है। स्टॉक में हमने देखा है कि वीकली बेसिस पे पिछले लगभग 15 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद पिछले 2 हफ्तों से एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और फॉलो अप बाइंग भी स्ट्रांग है। वीकली बेसिस पे स्टॉक ने एक काफी स्ट्रांग क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 4820 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें और 4545 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक जो है वो मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से, जो कि काफी पॉजिटिव लग रहा है, वो है अशोक लेलैंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक वीकली बेसिस पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के बाद जो ब्रेकआउट देखने को मिली है, वहां पे वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं। RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए नजर आ रहा है। ये स्टॉक काफी पॉजिटिव है और पूरे सेक्टर का भी टेलविंड इसको मिलते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 275 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 245 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, अशोक लेलैंड हमारे लिस्ट में भी आज ये शेयर था, हम भी इसको सुबह नोटिस करे थे बट किसी वजह से दे नहीं पाए, लेकिन शिवांगी ने आपको बता दिया कि यस इसमें बाय किया जा सकता है 275 का। मेरे को याद है इससे पहले भी शिवांगी एक दो बार ये शेयर आपको पहले भी नोटिस करवा चुकी हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, स्टॉक एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं। कोशिश करेंगे मार्केट खोलने से पहले 10 से 15 शेयर फटाफट अंदाज में आपके सामने रख दें, ताकि अगर आपके पास है या नहीं है इन बोथ द कंडीशंस आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अंशुल जैन जरा तैयार रहिएगा, 4-5 शेयर फटाफट से बताते जाइएगा क्या करना उसमें। शुरुआत कर रहा हूँ सर आपसे पहले एम्फेसिस से ही, जरा एम्फेसिस देख के बताइए आज प्लस करें खुलते ही। एम्फेसिस एम से शुरू होगा सर। देखिए बिल्कुल इसको बाई करना चाहिए। ये स्टॉक ऑफ द सीरीज भी था लास्ट सीरीज में, क्योंकि अच्छा ओपन इंटरेस्ट के साथ डेवलप हुआ था। पुल बैक लेके फ्रेश ब्रेकआउट फ्राइडे दिया है, प्लस करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट स्विंग हाई 3080 का रहेगा, वो निकलता है तो 3200 तक स्टॉक जा सकता है। सारे IT स्टॉक्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। ठीक है, एक शेयर आपको ब्रेकआउट या उसके चार्ट देके काफ़ी अच्छा लगेगा। उस शेयर का नाम है बजाज हेल्थ केयर, बजाज H केयर लिखेंगे आ जाएगा। अंशुल जैन 403 पे बंद है, मेरे को तो लगा बढ़िया शेयर है, प्लस करना चाहिए, जरा आप देख लो। चार्ट पे इसमें ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 410 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो बिल्कुल इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। ऊपर जो प्रीवियस स्विंग हाई था 513, वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा तो उसी को टारगेट की तरह यूज करके प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, एक शेयर और है जरा, वो है DLF का, जरा देख के बताइए अंशुल। DLF आज खुलते प्लस करें क्या? DLF देखिए DLF में ब्रेकआउट था, पहले यहाँ बेयर ट्रैप बना था, वहां से ब्रेकआउट दिया था। ये फ्राइडे भी हमने डिस्कस किया था कि 890 891 तक का इसका टारगेट इमीडिएट 2 से 3 दिन में मिल सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी प्लस करना चाहिए। ठीक है, DLF भी हो गया। एक शेयर मेरे लिस्ट में और भी है, जरा उसको चेक कीजिए। बलरामपुर चीनी खुलते प्लस करें या फिर हो गया? हमने तो बहुत पहले बलरामपुर चीनी के बारे में आपको सबको नोटिस करवाया था।
बलरामपुर चीनी में भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ और पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे भी स्टॉक 3 दिन की कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। 545 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है, प्रोबेबली इस वीक में हम 545 के लेवल टेस्ट करते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से अगर 527.50 के ऊपर सस्टेन करता है ओपनिंग के बाद, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। ठीक है शिवांगी, अब जरा आप शेयर्स के लिए तैयार होना, जरा देख के बताना। बाटा का बेस बन चुका है, बाटा को वापस से प्लस किया जा सकता है क्या? सिर्फ बेस चेक करवाना है मेरे को आपसे। बेस बन गया है तो फिर प्लस करते हैं। जी बिल्कुल, बाटा की बात करें हम यहाँ पे तो स्टॉक में हमने देखा है कि 1385 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस पॉइंट जरूर देखने को मिला है। एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन जरूर देखने को मिल रहा है। पर मेरा यहाँ कन्विक्शन जो है वो 1450 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे एक बाय रहेगा। सो 1450 एक वॉच आउट लेवल है। शिवांगी, 2 शेयर जल्दी से चेक करो, एक तो बर्जर पेंट, दूसरा टेक महिंद्रा। स्पीड से बताना। बर्जर पेंट, टेक महिंद्रा, खुलते लेना है क्या? बिल्कुल, बर्जर पेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे स्टॉक में एक ऑलरेडी एक अच्छा रनअप देखने को मिला है 3 दिन से। यहाँ पे जो कन्विक्शन जो मोमेंटम है वो और तेजी और कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, तो बर्जर पेंट बिल्कुल हम प्लस कर सकते हैं यहाँ पे। स्टॉक जो है एक 560 के हर्डल्स को सरपास करते हुए नजर आ रहा है, तो 560 क्रॉस करते एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। ठीक है, टेक महिंद्रा। ठीक है, बात नहीं हो पाएगी। मार्केट ओपन पहले कर लेते हैं, उसके बाद वापस से लौटते हैं। हमने कोशिश की आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स लेके आने की। ये स्टॉक एक्सप्रेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि आपको जब बाजार खोले उससे पहले फटाफट से पता लग जाए कि इन शेयर्स में हो क्या रहा है। आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बहुत द कंडीशंस हैं। खैर 14 सेकंड बाद मार्केट खोलेगी। निफ्टी आज खुल रहा है 95 पॉइंट ऊपर। अच्छी बात यह है कि 650 के आसपास खुल रहा है। ये एक रेजिस्टेंस भी है और एक एरिया भी पार करेगा तो 850 लेवल भी दिखा सकता है, ये रास्ता भी खोलेगा। फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि 650 एक बार पार हो जाए उसके बाद ही इसमें ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। जो लोग पुराने हैं उनको थोड़ा एग्जिट मिल सकता है आज, वो थोड़े एग्जिट करेंगे भी। मेरा ऐसा कैलकुलेशंस है कि आज थोड़ी एग्जिट होगा वहाँ से। देखो 650 के 636 खुलने के बाद अभी 620 के आसपास ही चल रहा है निफ्टी। 80 पॉइंट की बढ़त है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 100 पॉइंट की बढ़त आई है और ये 50-600 समथिंग आ गया है। हालांकि इसकी क्लोजिंग हमको 50-500 के पार थी, जिसमें स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, बट अभी तो नहीं है। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। HDFC बैंक की आज ओपनिंग अच्छी नहीं हुई है। रिलायंस की ओपनिंग आज 24 रुपये और हुई है ऊपर। ये अच्छा साइन है क्योंकि 2900 को बचाने के बाद अब 2980 पे आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस समय बाजार की काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये 2 बड़े शेयर मैंने आपको नोटिस करा दिए। तीसरा शेयर है TCS और इन्फोसिस, और उसके बाद L&T और HUL का जोड़ा भी आप जल्दी स्क्रीन पर दिखा दो ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। IT की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। आज TCS के अंदर शुरुआती गेन नहीं आया, इन्फोसिस के अंदर शुरुआती गेन नहीं आए। एक बार जरा HUL और L&T भी दिखाना। हाँ, दोनों शेयर HUL के अंदर शुरुआती गेन नहीं है आज। ठीक है, एक बार L&T और दिखा दो। तो जो मैंने आपके सामने 5 या 6 शेयर बड़े शेयर रखता हूँ, L&T के अंदर आधा % है, तो 5 या 6 शेयर बड़े रखता हूँ, उसमें से 2 ही शेयर के अंदर आज ठीक बढ़त है। एक तो रिलायंस, दूसरा L&T। ना तो HDFC बैंक के अंदर, ना ही TCS के अंदर, ना ही इन्फोसिस के अंदर, ना ही HUL के अंदर। तो 4 शेयर कमज़ोर, 2 शेयर स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए थोड़ा भी और वेट कर लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और जब तक 650 अच्छे से पार ना हो तब तक एकदम से स्पीड से नहीं उतरना चाहिए। ये एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होगा यहाँ पे और 100% होगा, क्योंकि जिन्होंने 24,200 का माल भरा है उनको 400 पॉइंट निफ्टी आते हुए उनसे रुका नहीं जाएगा और अपना माल 100% बेचेंगे वो। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या होता है। 200 पॉइंट और ऊपर 200 पॉइंट आ चुका है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के पास अच्छा रूम है क्योंकि 50,800 फिर 51,000 तक की जगह खाली पड़ी हुई है, तो 50,800 आने में भी 100 पॉइंट अभी और चलेगा बैंक निफ्टी, और 51,000 के लिए तो 300 पॉइंट की जगह इसके पास बची हुई है। तो बड़े शेयर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपके पास आ गया। अब आते हैं मार्केट के टॉप गेनर कौन कौन से हैं। पहले मैं बड़े शेयर के साथ आता हूँ। ONGC 2% ऊपर, BPCL 2% ऊपर। BPCL ने एक अनाउंसमेंट किया है, वो कुछ 1 लाख करोड़ रुपए अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पे खर्च करना जा रहा है। 1.6 लाख करोड़ है शायद रकम, तो करीब 2.5 से 2% ऊपर है। एक और शेयर है NTPC, एक और शेयर है श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को। ये कुछ एक शेयर्स हैं जिन्होंने आज शुरुआती बढ़त मार्केट के अंदर बना ली है।
और जो आज कमज़ोर शेयर हैं उसमें हल्की जो कमज़ोरी देखने को मिल रही है वो है टाइटन, एचसीएल टेक, मारुति, ये हल्के हल्के से वो कमज़ोर शेयर ही है मार्केट के अंदर, कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। जोमेटो आज फिर से 3.5% ऊपर है। अब अपने स्क्रीन पे देखेंगे जोमेटो के अंदर भी स्ट्रॉन्ग मूव फिर से देखने को मिला। और आज जो प्रॉफिट बुकिंग और हुई है हल्की सी, वो M&M में भी हुई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बढ़िया चला, लेकिन M&M आज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं खुला, जिसको हम फॉलो अप बाइंग कहते हैं टिपिकली टेक्निकल्स में, वो मार्केट के अंदर थोड़ा एब्सेंट है। 68 ही पॉइंट अभी आपको मार्केट के अंदर दिख रहे होंगे 600 के आसपास। जैसे मैंने आपको कहा 650 उतना आसान नहीं है मार्केट के लिए पार करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होगा। जिन लोगों को प्रॉफिट्स बुक करने हैं वो एक राउंड का प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे। और 1700-400 वैसे एडवांस डिक्लाइन ठीक है, वैसे मार्केट ठीक है, वैसे ज़्यादातर चीज़ें ठीक है, लेकिन जो सच बात है सच बात है, जो डाटा में दिख ही रही है, मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ। ना ही मेरे को पता है, ना ही मेरे को ज़्यादा मेरे को कैलकुलेशंस में जाना है। मैं तो बहुत जो सिंपल डाटा बता रहा वही उसको ईजी भाषा में कन्वर्ट करके आपके सामने रख देता हूँ बस। BPCL, ONGC, NTPC तीनों एनर्जी से जुड़े हुए शेयर्स हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर ऊपर दिख रहे होंगे। और नीचे सबसे कम में कोल इंडिया और SBI डॉक्टर रेड्डीज है। इन बड़े शेयरों में आप उन 5-6 शेयर्स का आप वो मैप नहीं देख पा रहे होंगे। एक बार एक काम करते हैं, हीट मैप सेक्टोरली भी लेके आते हैं आपके लिए। जरा पहले फार्मा का हीट मैप लेके आइए स्क्रीन पर, आपको जरा वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा कि सेक्टोरली इस समय क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। देखो ग्लेनमार्क सबसे तेज़ चल रहा है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, और अरविंदो के अंदर शुरुआती बढ़त अभी नहीं है। लॉरेस तक ही आप बढ़त देख पा रहे हैं। तो ये फार्मा का हीट मैप है। इसी तरह से हमने और भी सेक्टर्स के हीट मैप बनाए हुए हैं, बैंकिंग का भी लेके आते हैं, ताकि आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए कि ओवरऑल सेगमेंट में क्या क्या हो रहा है। जैसे बैंक में सबसे तेज PNB चल रहा है और सबसे कम अभी फेडरल बैंक है, फ्लैट है, लेकिन ज़्यादातर शेयर आपको पार्टिसिपेट करते दिख रहे होंगे। ये निफ्टी बैंक का हीट मैप है जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। HDFC बैंक अब वापस से हरे से लाल निशान में आ रहा है। अब जरा मेटल्स का भी आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, जरा मेटल्स का हीट मैप लेके आइए। मेटल्स के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी ठीक बढ़त है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये कुछ एक शेयर अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं। सेल के अंदर भी अच्छी बढ़त आई है। सिर्फ अगर आप छोड़ें तो लास्ट के 1-2 शेयर छोड़ सकते हैं। ये निफ्टी का हीट मैप वापस से आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें निफ्टी के टॉप कंटेंडर्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं परसेंटेज में, कौन कौन कितना कितना बढ़ रहा है। इसी तरह से हम सेक्टोरली हीट मैप हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, और धीरे धीरे करके कार्यक्रम के दौरान आपको बीच बीच में भी हम दिखाते रहेंगे, ताकि आपको ओवरऑल मार्केट का एक ही स्क्रीन से थोड़ा आइडिया लग पाए कि कहाँ पे तेज़ी कहाँ पे मंदी चल रही है। और स्टॉक्स का तो हम रखते ही हैं, सेक्टोरल भी आपके पास आ जाए। अब मेरे दोनों सहयोगी आपको छोटे मझोले शेयर्स और साथ ही ओपनिंग ट्रेड के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पे भी बाहर है। हालांकि स्मॉल कैप में जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और ऐसे में कई सारे स्टॉक्स जो हैं वो अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक बार नज़र डालिए ओला इलेक्ट्रिक पे, क्योंकि हमारे सहयोगी शरद हमें बता रहे थे कि अब टेस्ला से भी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे ओला इलेक्ट्रिक जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। तो EV बाय सेल से देखेंगे तो टेस्ला से भी ज़्यादा महंगा है, यानी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है। पर स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आज फिर से 7% का उछाल यहाँ पे। इसके अलावा GMR ग्रुप ऑफ काउंटर्स में भी अच्छी उछाल देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करें कुछ एक कंपनीज जो कि स्मार्ट मीटर्स बनाती हैं, उस स्पेस में भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। कई दिनों से हम देख रहे हैं HPL इलेक्ट्रिक भी जो है आज 5 से 6% ऊपर है। इसके अलावा IT काउंटर्स में लीड लेता हुआ दिख रहा है बिरला सॉफ्ट, यहाँ पे 4.5% की तेज़ी है। साथ ही जितने ऑयल एंड गैस से रिलेटेड काउंटर्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मूव है। अगर NSE 500 की बात करें तो यहाँ पे बॉम्बे बर्मा लीड ले रहा है। कई दिनों बाद जो है स्टॉक में मूवमेंट है, 5% का यहाँ पे उछाल है। CDSL जैसे काउंटर्स में भी 5.5% की तेज़ी है। इसके अलावा PVR आइनॉक्स 3% का उछाल फिलहाल दिखा रहा है, और BEML भी 5% ऊपर है। गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक फिर से, क्योंकि उनका OFS अंडरवे है, उसके चलते करीब 5.5% की यहाँ पे गिरावट। स्ट्राइड्स फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग है, 3.5% की यहाँ पे तेजी, और मजगांव डॉक में फिर से आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है, 3% का यहाँ पे फिलहाल आप कट देख रहे हैं। एलेम्बिक फार्मा एक जबरदस्त रनअप हमने इसमें देखा था, 2% यहाँ पे गिरावट देख रहे हैं, और साथ ही साथ इमामी में भी फिलहाल 1% की गिरावट है। पर ऑल इन ऑल जो मूड और माहौल है वो फिलहाल काफ़ी पॉजिटिव है। IT सेक्टर जो है उसमें सिलेक्ट काउंटर्स बहुत अच्छा मूव दिखा रहे हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से मूव दिखा रहा है, और कुछ एक सिलेक्ट थीम्स जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। पर न्यू एज टेक कंपनीज पर भी आप फोकस रखिए, क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे थे कि किस तरीके
तरीके से जोमेटो के काउंटर में तेजी है, ओला इलेक्ट्रिक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पेटीएम जैसे स्टॉक्स भी अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं। पर चलिए इसके अलावा अब आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना। ये बाजार की शुरुआत तो ठीक है, हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है। अब जो निफ्टी बैंक की जो बढ़त रह गई है सिर्फ 80 अंकों के आसपास की, तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। 50,600 के आसपास है निफ्टी बैंक, और निफ्टी की बात करें 24,600 के आसपास है निफ्टी, 60-65 अंकों के आसपास की बढ़त है। कुछ थीम्स हाईलाइट करी थी सृष्टि कि कहाँ कहाँ पर तेजी है, उसमें आप देखिए प्लेटफॉर्म स्टॉक्स वाले जो शेयर है ना, वहाँ पर भी अच्छी तेजी है, चाहे वो BSE हो, CDSL हो, IEX हो, MCX हो, तमाम शेयर ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे 4 एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपके लिए ओपनिंग के सौदे बताने के लिए। प्रशांत सावंत हैं, शिवांगी शारदा हैं, अंशुल जैन हैं और एक फंडामेंटल पिक जानेंगे गौरांग शाह से भी। शुरुआत शिवांगी आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड कौन सा होगा? ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने पसंद किया है MCX स्टॉक में। हम देख रहे हैं कि फॉलो अप काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। एक बड़े ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है एक ब्रेकआउट दिया था, वीकली बेसिस पे भी स्ट्रांग क्लोजिंग देने के बाद इंडिकेशन था कि ये तेजी जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं पूरे इस स्पेस में एक अच्छा एक्शन और मोमेंटम है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। टारगेट्स जो नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं 49.20 के लिए खरीदारी करें यहाँ पे, और 46.40 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है शिवांगी जी, कब तक अचीव हो जाएगा टारगेट ये? जी टारगेट है 49.20 के टारगेट्स के लिए और 46.40 के एक स्टॉप के साथ। कब तक होल्ड करें, कब तक आ जाएगा टारगेट ये पूछ रहा था मैं। जी बिल्कुल, टारगेट हम देख सकते हैं कि इसी हफ्ते में हमें देखने को मिल जाएगा। काफी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी ठीक अगर है। हम देखें तो 2 से 3% मूवमेंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस हफ्ते के लिए आपके लिए ट्रेड है ये 4,920 रुपए का, इसमें आपके लिए टारगेट बनेगा। 4,640 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। MCX स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम शेयर में देख रहे हैं और इसका फायदा उठाइए। प्रशांत जी, आपने क्या स्पॉट किया है सर? ओपनिंग BEPL बंसाली पॉलीमर्स करीबन 150 के 148 पे ट्रेड कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये एक पोर्टफोलियो पिक के हिसाब से लेना चाहिए। एक अच्छा पैटर्न है, वॉल्यूम्स इस संडे दीपावली में वॉल्यूम्स नहीं थे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करीबन 135 137 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। आपका टारगेट 1 होना चाहिए, टारगेट नहीं बट रेजिस्टेंस 160 के आसपास है, पर मुझे लग रहा है इवेंचुअली 175 180 इन लेवल तक जा सकता है। ऑडियो में ना थोड़ी सी ना दिक्कत है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। एक बार फिर से आप जरा रिपीट कीजिए कि कौन सा शेयर आपने बोला और टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बताइए सर। जी अभिषेक जी, जो स्टॉक मैंने रेकमेंड किया हुआ है BEPL बंसाली पॉलीमर्स, ये करीबन 150 149 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 135 137 फॉर क्लोजिंग बेसिस। पोर्टफोलियो पिक होगी तो, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करीबन 180 175 ये टारगेट लेके जा सकते हैं। BEPL ये शेयर है, भंसाली इंजीनियरिंग के नाम से है। देखिए 4% ऊपर ये फिलहाल शेयर है, 148-49 रुपए के आसपास का भाव है। इसमें आपके लिए खरीदारी की सलाह है। 160 रुपए का टारगेट होगा, 137 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। ये आपके लिए एक और शेयर हो गया प्रशांत जी की तरफ से। अंशुल जी बताइए सर, बाजार में मोमेंटम तो ठीक ठाक है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा प्रेशर जरूर आ, लेकिन तेजी का ही सौदा होगा मान के चल रहे हैं आपके पास भी। जी अक्षय जी, तेजी का ही सौदा है। स्टार्ट अपडेट से करूंगा। MCX हमने बाई दिया था फ्राइडे को ओपनिंग ट्रेड में 44.35 पे, तो स्टॉक ने काफी अच्छी रैली ले ली है वहां से, तो एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरा मेट्रोपोलिस बाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेट्रोपोलिस में 30 डेज का बेस ब्रेकआउट आया है, 2135 पे बाई करना है, स्टॉप लॉस 2100 रुपए का लगाना है और टारगेट 2170 रुपए का रहेगा इमीडिएट बेसिस पे, और 2170 के ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक में और तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी 2200 तक। दूसरा स्टॉक है ONGC, यहाँ पे भी फ्रेश ब्रेकआउट लग रहा है, 336 पे बाई करना चाहिए, 332 का स्टॉप लॉस रहेगा और स्विंग हाई जो है 345 पे है, तो 345 का टारगेट लेना चाहिए। ये 2 बाई कॉल रहेंगे ओपनिंग में।
332 का स्टॉप लॉस, 345 का टारगेट ओएनजीसी के लिए, मेट्रोपोलिस के लिए 2170 के टारगेट, 2100 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। 5 दिन तक गिरा था मेट्रोपोलिस लगातार, लेकिन शुक्रवार और आज मिला के ना सिर्फ भरपाई हुई बल्कि उस लेवल के ऊपर जाकर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। मेट्रोपोलिस का 2131 रुपए का भाव है, 2170 के टारगेट और 2100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं अंशु जी। गौरांग सर, आप बताइए सर, एक शेयर आप बताइए जहां पर निवेश कर लें। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है, तो रक्षक कौन होंगे पोर्टफोलियो के आपकी तरफ से, जरा ये बता दीजिए। एक शेयर बताइए सर। अभिषेक जी, शेयर बताने से पहले मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा ईटी नाउ स्वदेश के दर्शक, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता आपके और आपके सहयोगी और मेरे मित्र डिम्पी आपके साथ है कि नहीं, लेकिन वो अभी कुछ चार्ट दिख रहे थे। बिल्कुल है। और चार्ट के आधार पर तो नहीं, क्योंकि हम सक्षम नहीं है चार्ट के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन हाँ, बुनियादी तर्क के आधार पर एक स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये स्टॉक मौजूदा करीबन 1630-1640 के आसपास कामकाज कर रहा है, और जो थोड़ा बहुत चार्ट्स मुझे समझ में आता है, मेरे ख्याल से इस स्तर पर से अगर आप खरीदी खरीदारी करते हैं तो नीचे के तरफ के दायरे काफी कम दिखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में ये करीबन 5-6 बार इस स्तर पर पहुंच करके, यानी कि 1600-1630 के आसपास पहुंच करके ऊपर के तरफ के रुझान देता ही है। और बुनियादी तर्क के आधार पर करीबन 2100 तक के लक्ष्यांक है। और हाल ही में इस कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक, जो कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक बसेस बनाती हैं, राज्य परिवहन निगम के तरफ से काफी अच्छा ऑर्डर मिला है, और निजी क्षेत्र कंपनियों के तरफ से भी इनके पास काफी कुछ अच्छे ऑर्डर आए हैं। तो ये स्टॉक बुनियादी तर्क के आधार पर भी अच्छा लगता है, नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित और 2100 के लक्ष्यांक। ठीक है गौरांग सर, जो अभी आप 2100 के लेवल्स बता रहे हैं ना, बिल्कुल आ सकता है। जैसे आपने चार्ट वाली बात बोली ना, तो जैसे आप बोल रहे थे मैंने तुरंत वही चीज़ दिखाई, और आपने कहा कि हाँ इसी रेंज पे आके सपोर्ट लेता है। ये मैं प्रूव भी कर देता हूँ। ये देखिए, इससे पहले वाली ये आप बार देख पा रहे होंगे, मैं डेट भी बता देता हूँ, 3 जनवरी की है। 3 जनवरी को भी इसने इसी रेंज पे आके हिट किया, वापस से चल गया, और उसके बाद आज इसी फिर से 50 वाली लेवरेज को टेस्ट कर रहा है और फिर से चलने के लिए तैयार है। हालांकि ये एक, आप इसको कैसे भी समझ लीजिए, इत्तेफाक समझ लीजिए, इंटेलिजेंस समझ लीजिए, लेवल्स की भाषा समझ लीजिए, कैसे भी गौरांग सर ने आपको बताया, लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने जैसे कहना बैंग ऑन द हिट, बिल्कुल उसी जगह पे हिट किया जहां एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत थी कि वो पुल बैक आ सकता है। इलेक्ट्रा ग्रीन्स ये वीकली बेसिस पर चार्ट है, थोड़ा समय देना पड़ता है। शेयर अच्छा है, शेयर बढ़िया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ काम करती है कंपनी, और आप सामने देख ही पा रहे हैं। खैर एनी हाउ, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। प्रशांत सावंत, शिवांगी शारदा, अंशुल जैन, गौरांग सर हमारे साथ बने हुए हैं, इन सभी से हम कुछ शेयर और चेक करवाते हैं। अवंती फीड्स और कितना चल सकता है शिवांगी, एक बार जरा चेक करेंगे। हमने बजट से पहले इस शेयर को पकड़ा, बजट के दौरान इसमें बढ़िया मूव आया, अभी भी चल रहा है ये अवंती फीड्स। जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यहाँ पे, तो हमने देखा है कि एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जो है उस काफी ठंडा हो जाता है, और हर बार हमने देखा है कि फॉलो अप जो है वो मिसिंग है इस स्टॉक में। हालांकि अभी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिल रही है 700 के ऊपर, बट मेरा यह मानना है कि ये थोड़े बहुत कंसोलिडेशन मोड में जाना चाहिए, एंड जो खरीदा हुआ है अगर जिन लोगों का, तो बिल्कुल बने रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इमीडिएटली 750 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और 700 के लेवल को एक इम्पोर्टेंट बेस बना के चलिए। एक दो शेयर और भी जरा चेक करवा लेते हैं। एक शेयर है IRB इंफ्रा, जरा वो दिखाइएगा, 2% करीब करीब ऊपर होना चाहिए IRB इंफ्रा। अंशुल जैन एक बार जरा आप चेक करना, IRB इंफ्रा आज इसको आज इस ट्रेड करना चाहिए कि छोड़ दें 1 मिनट के लिए, मेरे को तो ठीक लग रहा है। देखिए डिम्पी जी, मुझे स्टॉक टॉप आउट लग रहा है, बेस पैटर्न बना रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि बेस का ब्रेकआउट देगा, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि यंग मूव, ये काउंटर बहुत समय पहले यंग मूव में था, अब एकदम ओल्ड काउंटर हो चुका है, ओवर ओनरशिप है, और यहाँ से 20 और 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन भी है, और 20 अपने 50 के नीचे भी है। तो मैं जनरली ऐसे काउंटर्स को अवॉइड कर देता हूँ। हालांकि मेजर सपोर्ट 58 के आसपास है, वो टूटने के बाद ही स्टॉक बेरिश होगा।
बट ओल्ड मूव है तो मेरी वॉच लिस्ट से ये एक्चुअली बाहर हो चुका है, तो अभी ओल्ड मूव काउंटर्स में ब्रेकआउट प्ले करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप जो कह रहे हैं ओल्ड और यंग मूव वाला, मैं समझ गया उस सब भाषाओं का। हालांकि मैंने आज पहली बार सुना है ये ओल्ड और यंग। इससे पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि यंग को पकड़ना चाहिए, ओल्ड को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने बताया तो आज हमको वो चीज़ भी समझ में आ रही है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो वापस से दिखाओ और निफ्टी के लेवल्स दिखाइए। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, आज लगता नहीं हमें कि 650 जल्दी जल्दी पार हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होना बाकी है। एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छे होने के बावजूद भी आज का हम हाई बनाने के बाद उसको ब्रेक नहीं कर रहे। दूसरा, 650 पार नहीं हुआ। ये एक्सचेंज ऑफ हैंड्स को करते करते करीब 20 मिनट हो चुके हैं, और इस बीच इस 20 मिनट के अंदर जो जैसा है वो वैसा ही है। अगर HDFC 3 रुपये नीचे था ना, तो 3 रुपये ही नीचे है, और रिलायंस अगर 24 रुपये ऊपर था तो 24 रुपये ही ऊपर है। तो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स इसी तरह से इंडेक्स मैनेज करके वापस अपने अपने सौदों को काट दिया जाता है। इंडेक्स को कोई डैमेज नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसीडिंग्स पूरी हो जाएंगी। वो कुछ कुछ स्क्रीन पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स आज बिल्कुल फ्लैट है, तो आपको बड़े मूव आना धीरे धीरे करके और कम हो जाएंगे। ये जैसे ही 14 के भी नीचे पहुंच जाएगा ना, तो आप देखेंगे आपको निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट के लिए तरस जाएंगे आप, मूवमेंट ही नहीं देगा आपको। ये पॉइंट नोटिस करने का। दूसरा पॉइंट, थोड़े सेलेक्टिव हो जाइएगा। अभी सेलेक्टिव तो खैर हमेशा ही रहने चाहिए, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, और फाइन ट्यून करके रखिएगा। बढ़ते हुए शेयर के साथ चलिएगा नहीं, आप गिर जाएंगे। चलती बस में चढ़ेंगे, आप बोलेंगे सर मैं तो, मेरे पास तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है चलती बस में चढ़ने का, तो एक बुरा एक्सपीरियंस आपके 10 अच्छे एक्सपीरियंस को तोड़ के रख देगा। इसलिए चलती बस में नहीं है, जो बस रुकी हुई है बिल्कुल चलने को तैयार है, वहाँ बैठ जाएंगे तो सेफ्टी भी मिलेगी, रिटर्न भी जल्दी मिल सकता है। बस वही चेक करना है। पूरी प्रोसीडिंग सिर्फ उसी की है कि कौन सी बस अभी चलने को जा रही है, इतना ही ध्यान रखना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। देखते हैं कुछ और शेयर्स भी हैं आज जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही है बिल्डअप के साथ, वो चेक करवाते हैं। PVR आयनक्स है आज 3-3.5% ऊपर होगा, जरा लेके आइए तो प्रशांत जी, जरा चेक करना PVR को। यहाँ पे क्लियर इमोशनल गैप अप दिख रहा है, जो एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक अगर डिप मिल जाए करीबन 1535 के आसपास, तो वो एक अच्छी एंट्री होगी। बट यहाँ पे आप करीबन 20-25% ऑफ द पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, बट बेहतर लेवल टू ऐड होगा जब ये रिटेस्ट हो करीबन 1530-35, और मुझे लग रहा है वहां पे आप स्टॉप लॉस रखिए 1510 का, और एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है फॉर टारगेट्स अराउंड 1600। ये PVR का चार्ट हमने आपको दिखाया है। अगर आप देखेंगे ना, तो आपने पूरा 2024 इसी 2 लाइंस के नीचे काटा है। मेरा बना हुआ चार्ट नहीं है, मैंने नहीं बनाया, ये प्राइस से अपना बन रहा है। ठीक, आपने इन दोनों लाइनों के जस्ट नीचे पूरा 2024 काटा है। अब आप क्या कर रहे हैं, आज 19 तारीख है, याद रखिएगा मेरे वर्ड, आज 19 अगस्त है, और उस 19 अगस्त के बीच में ये जो मेरे को कैंडल दिख रहा है, हालांकि वीकली है, पूरी वीक की बनी है, ये वाला हिस्सा, अब आप इस लाइन के ऊपर आ गए हैं। आप पहले बॉर्डर के इस तरफ थे, अब बॉर्डर के इस तरफ जा चुके हैं, यानी कि तेज़ी वाले बॉर्डर्स में आप क्रॉस कर चुके हो। बस यही पॉइंट मेरे को नोटिस कराना था, इसलिए ने PVR का लेवल्स या चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखा। आगे बढ़ते हैं, शिवांगी से एक शेयर और जरा पता करवा लेते हैं। शिवांगी, मेट्रोपॉलिस और कितना चलेगा ये आपको बताना है, आज भी 3% ऊपर है। मेट्रोपॉलिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने देखा है कि स्टॉक जो है पिछले लगातार 20 हफ्तों से अपना बेस जो है हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट करते हुए दिखा है। आज स्टॉक में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है, बट जो इसका एक प्रीवियस हर्डल है 2150 का, वो एक वॉच आउट करने लायक होगा। सो 2150 के ऊपर अगर यहाँ पे हम देखते हैं फिर भी एक होल्ड करके स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे प्लस करना चाहिए, वरना हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बिकॉज 2150 एक हर्डल जोन है। मेट्रोपोलिस, यहाँ पे शिवांगी की भी कॉल है, साथ ही साथ कुछ समय पहले अंशुल भी अपना एक टेक बता रहे थे इस पे। पर इस बीच अगर हम देखें तो एक और वन ऑफ द रिसेंटली लिस्टेड काउंटर गौरांग जी, वहाँ पे एक सडन स्पाइक आया है, और वो कंपनी है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। इस पे गौरांग जी आपका क्या टेक है? क्योंकि देखिए जैसा कि हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे, ओला इलेक्ट्रिक फिर देखिए 10% के अपर सर्किट पे
काफ़ी रुझान बनता हुआ दिख रहा है। यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन स्पेसिफिकली कैसे आप इसको देख रहे हैं? फिलहाल ये काउंटर 17% की तेजी दिखा रहा है और बाजार खुलने के बाद ही एकाएक जो है इसमें स्पाइक है। डायरेक्टर साहब, यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशंस, इसका चार्ट एक बार लेकर आइए। तो देखिए, कंपनी को लेकर के ज्यादा बुनियादी तर्क के आधार पर तो चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक उभरती हुई कंपनी है सृष्टि जी, और मेरे ख्याल से नतीजे अगर जो भी घोषणाएं मैनेजमेंट ने आईपीओ के पहले, आईपीओ के पश्चात और कारोबार को लेकर के करी है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद उसी मापदंड पर या उससे बेहतर आंकड़े उभर करके आए। ये भी वास्तविकता है, पिछले कुछ समय में काफी कुछ ऊपर के तरफ के दायरे हमने यहाँ पर भी देखे हैं। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए सृष्टि जी। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। क्योंकि तो ये यूनिकॉमर्स पे कुछ एक फैक्टर्स जो कि इस कंपनी के प्ले में है, फिलहाल गौरांग जी के कवरेज में नहीं है, पर रिसेंटली लिस्टेड है तो इस पे आपको एक टेक्निकल राय देना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर कुछ एक और काउंटर्स ब्रॉडर मार्केट स्पेस से ज़बरदस्त उछाल दिखा रहे हैं। और अंशुल, एक बार आपसे बॉम्बे बर्मा पे राय जानना चाहेंगे। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इस काउंटर पे क्योंकि वॉल्यूम्स भी इतने अच्छे नहीं हैं इसमें, पर आज 8% की तेज़ी तो है ही, पर अंशुल इसने अपने प्रीवियस हाइस को करीब 2400 के लेवल्स को एकाएक क्रॉस किया है। क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है? बिल्कुल सृष्टि जी, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रीवियसली इसमें 331 वीक्स का बेस ब्रेकआउट था और उसके बाद पहली ही कंसोलिडेशन है जहां से डेली चार्ट पे ये ब्रेकआउट दे रहा है। 27 दिन का कप हैंडल बना के चला है, आज ओपन लो के साथ चला है, तो आज के लो को ही स्टॉप लॉस लेना चाहिए 2300 रुपए, और ऊपर में 2700 2750 का टारगेट प्रोबेबली 1 से 2 हफ्ते में आता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल आज के लो को स्टॉप लॉस लेते हुए लॉन्ग करना चाहिए। तो आज के लो को स्टॉप लॉस लेते हुए जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं। पर आज एक और स्टॉक है जो कि निचले स्तरों से ऊपर आया है, इस पे हमने गौरांग जी से भी पहले टेक लिया हुआ था, फंडामेंटली उनको पसंद आती है, और वो नाम है इंजीनियर्स इंडिया। एक बार इस पे शिवांगी आपसे राय लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं एक देखिए करेक्शन तो पूरे पीएसयू पैक में आया ही था, पर ये अपने सपोर्ट 220 के आसपास से फिर से रीबाउंड कर रहा है। 5% की ऑलरेडी तेजी है, पर क्या यहाँ पे एंट्री ले या अभी थोड़ा करेक्शन और देख सकता है ये काउंटर? सृष्टि, मेरा यह मानना है कि हमें स्टॉक्स जो है वो मोमेंटम वाले के साथ ही रहना चाहिए। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 5 हफ्तों से यहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है, पर सस्टेनेबल जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होगा वो रहेगा अगर स्टॉक का सेटअप अच्छा है, जो कि अभी नहीं लग रहा है इस स्टॉक के लिए। तो फिलहाल टेक्निकली तो थोड़ा सा अवॉइड करने की राय आ रही है, पर गौरांग सर, जितना मुझे याद है इस पे आपका पॉजिटिव ही नज़रिया था, तो इस करेक्शन के बाद क्या अब जो वैल्यूएशंस हैं वो और बेहतर दिख रहे हैं? इंजीनियर्स इंडिया पे आपका क्या टेक है? याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी सृष्टि जी। पिछले हफ्ते ही हमने, मेरे ख्याल से स्वतंत्रता दिन के पहले 14 अगस्त को हमारे मित्र और आपके सहयोगी अभिषेक जी के साथ एक शो किया था जहां पर राष्ट्रवादी शेयर्स के बारे में चर्चा की थी। और अगर मेरी याददाश्त सही है तो मेरे ख्याल से सर्वप्रथम श्रेणी पर हमने इंजीनियर्स इंडिया की बात की थी। देखिए, आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, कारोबार करते हैं, वो बात अलग है, और वो आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी क्षमता के हिसाब से आप करिए। और सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और अगर आप कारोबारी हैं, छोटी मध्यम अवधि में कामकाज करते हैं, तो वो जोखिम झेलने की क्षमता आपको आपके पास 100 गुना होनी चाहिए, क्योंकि वो और भी ज्यादा जोखिम के ऊपर है। तो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास करीबन 8 भिन्न विभिन्न कारोबार है बैलेंस शीट के ऊपर। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिसैलिनेशन को लेकर के, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग को लेकर के, हाइड्रोकार्बन्स को लेकर के, पर्यावरण को बचाने के लिए कारोबार को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाइड्रोजन जो एक नीति सरकार ने जमीनी स्तर पर लागू की है, और नतीजे भी काफी अच्छे आए। और
चौतरफा नहीं 8 तरफा योगदान बैलेंस शीट पर आता है इंजीनियर्स इंडिया का, क्योंकि इनका फैला हुआ कारोबार है। तो निवेश लायक रणनीति बनानी चाहिए और अनुभवी लोग यही कहते हैं कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया शेयर बाजार में, ठीक है कारोबार में आपने नफा नुकसान किया वो अलग है, लेकिन जब आपने शेयर बाजार में अच्छी कंपनियों में निवेश किया तो शेयर बाजार ने हमेशा आपको शाबाशी दी है और आपके निवेश के ऊपर अच्छा खासा मुनाफा भी दिया। ये मेरा अनुभव कहता है। इंडिया बिल्कुल शुक्रवार को रेकमेंड किया था गौरांग सर ने EIL आपके लिए ये शेयर। लेकिन अच्छा एक शेयर आप गौरांग सर चेक कीजिएगा, हिंदुस्तान जिंक का OFS आज रिटेल के लिए खुला है, लेकिन क्या OFS और क्या सेकेंडरी मार्केट का भाव दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो गए हैं, क्योंकि शेयर आज भी 5% कमजोर है। शुक्रवार को 10% टूटा था। OFS का भाव है 486 रुपए का, 453 रुपए पर 93 रुपए पर आपको ऐसे शेयर मिल रहा है। गौरांग सर क्या करें, OFS में दाव लगाएं या फिर जिसको लेना हो अब यहां से उठा लें शेयर? 493 का है। और एक और चीज हम अक्सर देखते हैं कि OFS जब भी डिस्काउंट पे आता है ना तो शेयर उसी प्रोपोर्शन में करेक्ट भी हो जाते हैं। तो क्या ये एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है कि उसी समय फिर एग्जिट मार लें शेयर से जब OFS का भाव आ जाए और फिर से लोअर लेवल पे ले लें? ऐसा देखिए ये कारोबारी दिमाग है, मेरे पास कारोबारी दिमाग है नहीं अभिषेक, तो मैं आपका ही प्रश्न का उत्तर इतने सरल शासित दे भी नहीं पाऊंगा और शायद हमारे दर्शक मित्र को मैं थोड़ा बहुत उलझन में भी डाल दूंगा। देखिए दो चीज है अभिषेक जी, एक तो ये OFS वगैरह आते हैं जब बाजार में जो दाम चलते हैं उसके नीचे का OFS आता है तो स्वाभाविक है बाजार के दाम उस स्तर पर एडजस्ट होना लाजमी है और मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का भी एक उदाहरण है ये। दूसरी तरफ जब बायबैक आता है और ऊपर के तरफ के बायबैक आते हैं तो हमने देखा है शेयर उस तरीके से कामकाज करता है। तो मैं तो ये कहता हूं हमेशा कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया हो, सक्षम कंपनी, मजबूत मैनेजमेंट और निरंतर तिमाही दर तिमाही, छमाही, साल दर साल आपको नतीजे ला करके 15-20% का ऊपर का मुनाफा हर साल देती है, तो बायबैक में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तर्क के आधार पर OFS अगर आता है, अगर कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, कुछ कारणों को लेकर के OFS लेके आते, वेदांता का भी कुछ बड़ी हिस्सेदारी है जो यहाँ पर ऑफर करने जा रहे हैं, तो ये छोटी मध्यम अवधि के लिए परिस्थिति खड़ी होती है अभिषेक। ये सब पूर्ण होने के बाद, समाप्त होने के बाद फिर से अपने ही रंग रुगान और चाल में और मस्ती में चले आते हैं शेयर नतीजों के आधार पर वगैरह वगैरह। अनिवार्य होगा मेरे लिए डिस्क्लोजर देना कि हिंदुस्तान जिंक के ऊपर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। एक और शेयर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, इसमें लगातार तेजी बन रही है। अंशुल जी, क्या यह बेहतर होगा कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में एक दौर की प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहें? अभी भी गुंजाइश है ऊपर जाने की। देखिए अभिषेक जी, सेकेंड डे ऑफ मूव है, फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट से डेली चार्ट पे, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना ज्यादा अच्छा सुझाव रहेगा। थोड़ा सा डीपर है, आज का लो स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए 305, ऊपर में 350 रुपए तक आता हुआ दिख रहा है। और एक अपडेट दे दूं, मेट्रोपोलिस ऑलमोस्ट टारगेट पे आ गया है। 2170 का टारगेट दिया था, 2169 2168.70 का हाई बना है, तो वहां पे ओपनिंग ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सलाह फर्स्ट सोर्स को लेकर भी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आएंगे एक ऑप्शन का बेहतरीन सौदा, ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। हमारे साथ जुड़ गई हैं JM फाइनेंशियल की अवनी भट्ट। अवनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड आप लेकर आई हैं हमारे दर्शकों के लिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। सो आज का ट्रेड जो ओपनिंग प्राइसेस देख करके जो लग रहा है वो है डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छी ओपनिंग हमें नजर आ रही है और ये कंटिन्यू हो सकती है दिन भर में। एंड इसमें एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ये स्टॉक घूम रहा है। सो इसमें RSI डाइवर्जेंस भी है और ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग एडिशन नजर आ रहा है अराउंड 4.5% का। एंड एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है 6800 पे और 6900 जो कि ऑलमोस्ट ATM कॉल है, वहां पे हमें थोड़ी सी अनवाइंडिंग भी दिखाई पड़ रही है। तो कॉल राइटर्स वहां से अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं।
तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर 7,000 तक फिर से छू सकता है। तो इसको हम प्ले आउट करेंगे एटीएम कॉल 6900 की कॉल में खरीदारी करके अगस्त सीरीज की 74-75 के रेंज में इसका टारगेट रहेगा 140 का और स्टॉप लॉस रहेगा 45 रुपीज का। सो इसमें टारगेट पे अधिकतम मुनाफा हो सकता है 8,100 रुपए का और अधिकतम रिस्क जो है वो 3,700 रुपए तक सीमित रहेगा। सो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया है। डॉक्टर रेड्डीज 6,900 वाली कॉल खरीदनी है आपको, 74 से 75 रुपए के भाव पर मिल जाएगी। लक्ष्य 140 का और स्टॉप लॉस 45 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 8,100, अधिकतम नुकसान होगा 3,700 रुपए का। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो बेहतर है, 1:2 से ज़्यादा का है, बल्कि हम देख रहे हैं कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है। अवनी जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक शेयर जरा इस पर आपसे व्यू चाहेंगे अंशुल जी, वो है ITD सीमेंटेशन का। जरा चेक कीजिए ये कैसा लग रहा है पैटर्न आपको इसका? अभिषेक जी, ये स्टॉक हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। इसमें एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बन रहा है 7 दिन का। 574 निकलता है तो ब्रेकआउट आ जाएगा, ना सिर्फ फ्लैग पैटर्न का बल्कि कप हैंडल पैटर्न का भी। टारगेट 640 रुपए के अराउंड रहेगा, तो 574 575 निकलता है तो ब्रेकआउट बाय करना चाहिए। कुछ शेयर और भी ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो आज आपको बढ़िया दिखेंगे। देखिए अभी तक 650 पार नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, लेकिन ऐसा भी है कि बाजार अभी आपको करेक्ट भी नहीं कर रहा है। ये एक्सचेंज ऑफ हैंड्स कंप्लीटली मार्केट के अंदर आज चर्निंग करवा रहे हैं। लेकिन कुछ सरकारी कंपनीज को आप नोटिस कीजिएगा, MMTC अभी है 1 से 1.5% ऊपर, 100 के आसपास आके रुका हुआ है, अभी फिर से चल सकता है। MMTC का चार्ट एक काम करता हूँ, आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ और जरा अंशुल से ही पता कर लेता हूँ। अंशुल देखो, ये शेयर चलता है ना, तो हमने कई बार इसको नोटिस करवाया पहले भी। अब आप देख लो इसका वीकली चार्ट, ये थोड़ा साइडवेज हो गया था, 130 लगाने के बाद वापस 100 पे आके रुका हुआ है। मेरे को लग रहा है कि 130 से लेके 100 वाला जो लेवल है ये वापस कम से कम 110 से 120 तक पहुंच जाएगा। ये वीकली है, कहेंगे तो मैं इसको डेली भी कर देता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पूरी रेंज बनी हुई है, एक पुल बैक आ सकता है 110 120 का। जरा चेक करके बताइए, 15 रुपये कमाने हैं MMTC से। देखिए डिम्पी जी, इसमें बड़े बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट था। 322 हफ्ते का बेस था ऊपर, फिर 40 हफ्ते का बेस बना। बजट के बाद थोड़ी सी सेलिंग आई है, 20 डे मूविंग एवरेज पे बेस बन रहा है, तो स्टॉक में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। 105 निकलते ही से स्टॉक में ब्रेकआउट बन जाएगा। ऊपर में जो बजट वाला हाई था 131.80, इसको टेस्ट करेगा और वहां से फ्रेश मूव बनेगा। तो मुझे यहाँ से स्टॉक में 140 145 तक की अपमूव लग रही है। 105 निकलते ही से मैं बायर रहूंगा। प्रीएम्प्टिव यहाँ से बाय करना है तो कर सकते हैं, 20 डे मूविंग एवरेज पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है, बट 105 के ऊपर मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम प्ले करना है तो 105 के ऊपर बाय करना चाहिए। 105 के आने के चांसेस कितने, आज ही आज में आ जाएगा? काफी हाई चांसेस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीएम्प्टिव अगर चाहें तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपको अपफ्रंट 3 साढ़े 3 रुपए मिल जाएगा और 105 के ऊपर मोमेंटम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। ठीक है। प्राइस बैंड इसका 20% सर्किट का है, तो 120 तक तो आज ही आज में पहुंच सकता है, बट 105 का पहले लेवल्स एक बार पार हो जाए और मेरे को लग रहा है हो जाएगा। आई होप सो, जैसे बता रहे हैं सर आपको, आई होप सो कि हो जाना चाहिए। ठीक है, 102 103 का लेवल अभी आपको वापस स्क्रीन पर देखते हुए दिख रहे हैं। 2.5% शेयर ऊपर आ चुका है, चलता बहुत स्पीड से है, इंटरेस्टिंग शेयर है। हमेशा इसकी हमने मोमेंटो को आपको पकड़ के बताया ही है और आज फिर से आपके सामने रख रहे हैं MMTC। खैर, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक शेयर मैंने आपको और भी नोटिस करवाया है, उस 1 मिनट जरा मैं उसको चेक कर लेता हूँ बस, है कि नहीं हो ठीक। एक बार जरा महानगर गैस दिखाना, महानगर गैस, गेल भी दिखा सकते हो आप, गेल और महानगर गैस दोनों दिखाना। प्रशांत जी, दोनों में से किस में ज़्यादा अच्छे से पैसे बन सकते हैं, महानगर गैस में या फिर गेल में? क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों स्टॉक्स में एक चीज मुझे कॉमन नजर आ रही है कि दोनों रेजिस्टेंस के करीब आए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर अभी चुनना है तो गेल में गैप रेजिस्टेंस है जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो आप फिलहाल MGL के साथ लॉन्ग रह सकते हो। करीबन 1850 1855 इस जोन में ट्रेड कर रहा है
और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर। दूसरी बात, शुक्रवार के वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रिस्क बेस्ड अप्रोच लीजिए। आपका स्टॉप लॉस आइडियल पोजिशनरी होना चाहिए 18 को, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप 1825 1825 ये स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रह सकते हो। आपका टारगेट मन तो जो एक हाई बना हुआ है करीबन 1900 वो होना चाहिए। एक बार हम 1900 के ऊपर निकल जाए, क्लोज हो जाए, तब हम कंफर्टेबली एक रेंज ब्रेकआउट का टारगेट करीबन 1940 1950 तक का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 1950 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। महानगर गैस की सर ने की है चॉइस और इस पे आप नोटिस कर सकते हैं। फिलहाल 103 रुपये के लेवल पे भी पहुंच चुका है एमएमटीसी। नोटिस कीजिएगा बाजार में निफ्टी बैंक इन रेड लाल निशान में आ गया। ये जो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स, या फिर मैं आपको बता भी रहा हूँ कि यहाँ पे लगता नहीं है कि बहुत स्पीड से बाजार ऊपर आ जाएगा, वो साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना। आज 650 एक टफ कॉल है, 50-800 तक ही बैंक निफ्टी को आज को चलना चाहिए। इससे ऊपर चलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज का जो हाई है बैंक निफ्टी का वो 730 है, 728 है एग्जैक्टली, तो 730 मान के चलो, तो यानी कि आज 50-800 पार नहीं हुआ आपसे, और खुलने के बाद मुश्किल से उसने 50-60 पॉइंट ही जोड़े हैं। खुला कितने पे था? 50-680। अब बोलोगे सर इतने छोटे छोटे लेवल्स क्यों बता रहे हो आप? क्या करूं सर, छोटे लेवल्स नहीं बताऊं तो आएगा नहीं ना बड़ा मूव, छोटे लेवल्स बताने पड़ेंगे आपके सामने। तो यही प्रॉब्लम है। फिलहाल आराम से ट्रेड कीजिएगा, जल्दबाजी किसी ट्रेड में नहीं, सेलेक्टिव रहिए। इसी मार्केट में जब निफ्टी लाल निशान में आ रहा हो, 33 पॉइंट नीचे हो, एमएमटीसी 103 के पार हो गया, 101 पे मैंने अभी अभी आपको बताया। गिरते मार्केट में इससे बड़ा प्रूव और कैसे करके दें आपको? मार्केट नीचे जा रहा है, एमएमटीसी ऊपर आ रहा है और 104 भी हो गया अब ये 4% ऊपर हो। बस सेलेक्टिव रहना, बढ़िया शेयर पकड़ो, अच्छे से शेयर पकड़ो, आपका काम बन जाएगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अगर 25 रुपये में नहीं जोड़ूँ ना, तो निफ्टी भी लाल निशान में आ गया होता। आज रिलायंस का बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है आपके साथ, ठीक। लेकिन फिर भी आप थोड़े आराम से ट्रेड कीजिए, सेलेक्टिव और अच्छे शेयर्स को पकड़ पकड़ के ट्रेड कीजिए। कोई दिक्कत मेरे को ऐसा कोई दिखती नहीं है अभी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है। एक शेयर मेरे को और नज़र में आ रहा है, इसके रिजल्ट्स बेहद ख़राब आए थे और मेरी उम्मीद से बिल्कुल उल्टे आए थे। मेरे को था कि 60% प्रॉफिट बढ़ेगा और आया 60%, लेकिन वो प्रॉफिट कम होके आया। पूरी कैलकुलेशंस रिवर्स हुई और इस शेयर को पनिशमेंट मिली। उस शेयर का नाम था गोवा कार्बन, अभी चल रहा है 717 पे। रिजल्ट्स का पूरा इम्पैक्ट इसने, जिसे कहते हैं ना पी के ख़त्म कर देना, वो ख़त्म कर चुका है। आप क्या पुल बैक में पार्टिसिपेट करेगा? अंशुल जैन एक बार ज़रा चेक कर लो। डिम्पी जी, इसमें पुल बैक आ सकता है, 20 डे मूविंग एवरेज से दूर है, तो 20 डे मूविंग एवरेज 744 और उसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज 769। तो हाई लाइकली है कि 765 769 तक आ सकता है, लेकिन ये सेल ऑन रैलीज वाला काउंटर है, ये बाई वाला काउंटर नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बाई में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। रैलीज मिलती हैं तो जिनके पास है उनको एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, एक शेयर प्रशांत सावंत जी आपको जरा देखना पड़ेगा, और वो देखना ऐसा नहीं है, मतलब वो आप मेरे को सिर्फ ये बताइए कि आपके इस फैसले से ही आज तय होगा कि हमको ट्रेड करना है कि नहीं करना। उस शेयर का नाम है येस बैंक। सर मैं इसको लेके रखना चाहता हूँ। मैं रोज़ के आपाधापी से थक गया हूँ, मार्केट के अंदर परेशान हूँ और किसी वजह से मेरे को लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, बट मैं येस बैंक को लेके रखना चाहता हूँ। मेरे पास ये मैंने वीकली चार्ट येस बैंक का ड्रॉ किया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास है और मेरे को लग रहा है कि ये शेयर वापस से चल सकता है और इतने लंबे वनवास का अंत भी हो सकता है। ये होने को है तो फिर मैं आता हूँ, नहीं होने को है नहीं आऊँगा। मेरे को 2-4 रुपये नहीं चाहिए सर, शेयर के भाव डबल चाहिए। 24-25 रुपये का शेयर है, 50 रुपये होने जा रहा है तो मैं आऊँगा, 50 रुपये नहीं होने जा रहा मैं नहीं आऊँगा। मेरे को आप 5 रुपये वाला गेम मत समझाइए, वो मेरे को पता है कैसे कहाँ से आ सकते हैं पैसे। अब आपको फैसला करना है सर, बताइए। आपके जवाब पे टिका हुआ है मेरा तो पूरा कॉल। तो डिम्पी जी, मैं नॉर्मली अगर आप देखो कभी भी शो में यस बैंक या आइडिया डिस्कस हो, तो मैं थोड़ा सा एक बैकफुट पे रहता हूँ, क्योंकि हम अगर देखें तो मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स, अभी जैसे आपने कुछ देर पहले बात की एमएमटीसी 4% अपो आया, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हमने पिछले 1-1.5 साल की रैली में देखे हुए, और इस वक्त में ये स्टॉक एक बिल्कुल स्ट्रगलिंग जोन में रहा है। सिमिलर स्टोरी विद आइडिया ऑल्सो, बट अगर कोई स्पेसिफिक टू यस बैंक बात करें,
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ आप स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, आपका जो डाउन साइड होगा वो 23 पे आप कैप करके रखिए, 23 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, थोड़ा नीचे भी रखना है तो 22.5 का रखिए, वो हिसाब से क्वांटिटी प्लान कीजिए। टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट से ज्यादा मैं रेजिस्टेंसेस की बात करूंगा, तो 25.5 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 26 के ऊपर, तो ये आप पुल बैक टारगेट्स की तरह देख सकते हो। तो कोई ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा है, तो एग्रेसिव क्वांटिटी मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब कोई 25 रुपए का शेयर देखता है तो आपको लगता है कि ये 5 गुना हो जाएगा, बट एक नजर उसके मार्केट कैप पे डालिए, करीबन 80,000 करोड़ का मार्केट कैप इस शेयर का है, तो आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। और मुझे लग रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल रेंज, 23 का स्टॉप लॉस, 25.5 26 का टारगेट, इस तरह से ही आप इसमें काम कीजिए। डन सर। तो अभी आप बड़े टारगेट्स के लिए तो नहीं कह रहे, अभी आप छोटे छोटे टारगेट्स के बारे में रिकमेंडेशन दे रहे हो। तो हमारा ये फैसला है कि भाई आपके पास सुनने के बाद हम बड़े लेवल पे येस बैंक के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे, छोटे छोटे लेवल्स के लिए करना है, फिर अपने वित्तीय सलाहकार के पास चले जाओ। मेरा ये क्वेश्चन है, मैं इसको वापस भी ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ डबल के लिए जाना था, तो सर ने मना कर दिया, तो मैं वापस आ रहा हूँ येस बैंक पे। सिंपल सी बात। 65 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक 50,500 के नीचे आ गया, यानी कि जहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी। देखो आज के गेन गंवाना बड़ी बात नहीं है, आज का गेन था ही क्या, आज का गेन तो मिला ही कुछ नहीं। 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी मिल जाएगा तो क्या होगा, 50,000 के इंडेक्स में, 50,500 के इंडेक्स में 100 पॉइंट गैप मिला तो क्या गैप थोड़ी ना वो। तो मैंने सुबह भी आपको नोटिस कराया था बैंक निफ्टी के गैप से मेरे को बिल्कुल तसल्ली नहीं है। अब वो नीचे आ रहा है, बस यही प्रॉब्लम है कि वो लेवल्स को हील नहीं करेगा, ठीक नहीं कर पाएगा। देखते हैं क्या होता है। अभी तो 80 पॉइंट नीचे आ चुका है। इंडिया विक्स थोड़ा सा और बड़ा है, आज सुबह कमज़ोर था, इंडिया विक्स थोड़ा सा बड़ा है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ वापस से। सुबह हमने आपको दिखाया था 129 शेयर तेज़ थे, करीब 40 शेयर के अंदर कमज़ोरी थी। F&O वाले दिखाना, हाँ, उसके अंदर अब आपको 113 शेयर तेज़ हैं, यानी कि 15 से 16 शेयर बड़े शेयर, हाँ छोटे शेयर की बात ही नहीं कर रहा, बड़े शेयर्स में अपने प्रॉफिट्स को खो दिया क्लोजिंग दिन के मुकाबले। और लॉस वाले शेयर्स करीब 49 से बढ़कर अब 64 हो चुके हैं। एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, बट फिर भी नोटिसेबल डैमेज है। छोटा मोटा कोई डिप आए उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इस गिरावट में भी रिलायंस बाकायदा डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, 29.90 का लेवल है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। सेलेक्टिव होइए, अच्छे से ट्रेड पकड़िए, कम वॉल्यूम कीजिए काम, और चलती बस पे या चलते हुए शेयर्स को ना पकड़ेगा, दिक्कत हो सकती है। साफ़ सुथरे शेयर, क्लीन मोमेंटो वाले शेयर्स को ध्यान में रखने ही काम होगा। आगे बढ़ें, अब 1 ही मिनट रह गया बस, ये तो उसका ऐसे विश्वमोहन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम पता कर लेंगे कि क्या करना चाहिए। एक काम करते हैं, सृष्टि के पास चलते हैं, उनके पास शायद कुछ क्वेश्चंस भी हैं। सृष्टि जी हाँ, क्योंकि आप देखें तो निचले स्तरों से थोड़े से रिकवर हो रहे हैं, पर फिलहाल जो है इंडेक्स के अलावा कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। और अंशुल, एक बार आपसे HPCL पे ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि आई थिंक आपकी सुबह की पिक थी, तो एक बार अपडेट दे दीजिए कि क्या यहाँ पे टारगेट्स हिट हो चुके हैं या अभी भी बड़े टारगेट्स हैं। सिक्सटी जी, इसमें टारगेट हिट हुआ है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस था वो टच हुआ है, 379.50 पे बाय दिया था सुबह। 394.50 का टारगेट था जो अचीव हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। ऊपर में 424 444 तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट अगेन वो स्विंग ट्रेड हो जाएगा, तो किसी को स्विंग ट्रेड करना है तो पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 424 444 आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टारगेट हिट का आप स्टैंप लगाइए कि HPCL यहाँ पे पहला जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो हिट होता हुआ दिखा है। साथ ही एक मोमेंटम ट्रेड के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ना ही सिर्फ HPCL, BPCL, ONGC सारे स्टॉक्स भी फिलहाल डे हाई पे ही कारोबार कर रहे हैं। हम सुबह भी हाईलाइट कर रहे थे कि ये स्पेस में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। एक और रेलवे से जुड़ा काउंटर, और कई दिनों बाद हम इसकी चर्चा करेंगे, वो है IRCTC। और एक बार अंशुल, इस पे भी आपसे एक बार राय लेते हैं, क्योंकि देखिए नतीजे अच्छे आए थे, नतीजों के बाद आज जो है मैनेजमेंट सभी से बात कर रहा है, मीडिया इंटरेक्शंस भी हैं उनके। कैसे देख रहे हैं आप IRCTC? कई दिनों के बाद 1.5% का यहाँ पे उछाल है, क्या यहाँ पे एक मोमेंटम ट्रेड लेना चाहिए? देखिए 8 दिन के हाइस के ऊपर ब्रेकआउट ले रहा है, तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा 50 डे मूविंग एवरेज तक, जो 973 974 के आसपास है, ओपन लो के साथ चला है। तो करंट मार्केट प्राइस से आज के लो को स्टॉप लॉस लेते हुए बाई कर सकते हैं 974 तक के लिए। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक वहां से एक्सटेंड होता हुआ नहीं दिख रहा है, केवल 50 डे मूविंग एवरेज तक की पुल बैक है।
973 तक जो है ये काउंटर जा सकता है। IRCTC यहाँ पे नज़र रखे, पर देखिए इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, पर ब्रॉडर मार्केट में बहुत पार्टिसिपेशन तो है ही और थोड़े से वाइल्ड मूव्स भी देखने को मिल रहे हैं, शार्प मूव्स आ रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले देखिए टॉप लूजर्स की लिस्ट में था M&M, इस अब अगर आप देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल्स लीड कर रहा है और एकाएक जो है इसमें एक गिरावट हावी होती हुई हमने देखी है। पिछले हफ्ते नतीजे आए थे, नतीजों के बाद एक्साइटमेंट था, पर आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार डे लो पर है। तो फिलहाल मार्केट्स जो है आपको दोनों ही साइड के मौके दे रहा है। और अंशुल, क्विकली एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी अपनी राय दीजिए, कहाँ तक जा सकता है इस करेक्शन में काउंटर? ये अपोलो हॉस्पिटल अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है और ब्रेकआउट पॉइंट इसका था 6450। तो अगर 20 डे मूविंग एवरेज टूटता है तो 6450 ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट कर सकता है। बट ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, इसमें ब्रेकडाउन नहीं है, केवल पुल बैक आ रहा है। ये थोड़ा सा डीपर हो सकता है 6450 तक, उस जोन में बाइंग की ही सलाह रहेगी। तो बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। हॉस्पिटल्स यहाँ पे करेक्शन में आप एंट्री लेने के मौके ढूंढे, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप इसमें अपना सकते हैं। पर